एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर 3 लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लेनी है अगर आप बुक से पढ़ोगे, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत आसान है। बहुत जल्दी से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। अभी तक मैंने ये चैप्टर पढ़ाया नहीं था, आज मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ एंड ये बहुत आसानी से तुम्हें समझ में आ जाएगा। नोट्स भी बना दिया मैंने इसके अच्छे से, जो आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मिल जाएंगे। सो क्या पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर में? हम पढ़ेंगे कि जो हमारा लैंड है, जो हमारी ज़मीन है, उसे हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, कैसे दिन पर दिन उनका यूज़ करने का तरीका बदला जा रहा है। यानी कि अब हम क्या करते हैं, खेती की जगह पे भी बिल्डिंग बना देते हैं, इंडस्ट्री लगा देते हैं, उसका क्या गलत इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा है। एंड जितनी भी हमारा एग्रीकल्चर है उसके बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी क्रॉप्स होती है, खारिफ, रबी, ये सब कोई आप दोबारा से पढ़ने वाले हो जो हम इनिशियल क्लासेस में पढ़ चुके हैं, बट इन मोर डिटेल नाउ। ओके, चलो शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। चैप्टर जैसे ही शुरू होता है तो सबसे पहले हमें बता रखा है कि जो हमारी ज़मीन होती है उसको हम अलग अलग तरीक़ों से यूज़ करते हैं। और हमारी ज़मीन पे कहीं पे हिल है, कहीं पे रिवर है, कहीं पे लोगों के घर है, तो कहीं पे जो है आप कह सकते हो खेती हो रही है। इस तरीके से हमारी ज़मीन का यूज़ होता है। बट अगर प्रॉपरली अगर हम बोले, परफेक्टली अगर हम बोले, तो इंसान जो होते हैं जैसे कि मैं और तुम, हम लोग जो है ज़मीन का यूज़ कैसे करते हैं? What do we guys do on the land? तो हम दो तरीके से ज़मीन का यूज़ करते हैं। एक तो उस पर या तो हम कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी कि या तो हम उस पर खेती कर रहे हैं या फिर हमने उस पर इंडस्ट्री लगाई है। एंड सेकेंड नंबर हम उसका क्या करते हैं, या तो हमारा रेजिडेंस है यानी कि हमारा घर है वहाँ पे, या फिर हम वहाँ पे रिक्रिएशन का कोई सेंटर है, सिनेमा हॉल है, पार्क है, समथिंग लाइक दैट। ओके जी, तो ये ज़मीन का यूज़ होता है। अब जब हम ज़मीन की बात कर रहे हैं, लैंड की बात कर रहे हैं, तो ज़मीन को रिकॉर्ड करने की जिम्मेवारी किसकी होती है ये हम देखेंगे। तो लैंड यूज़ रिकॉर्ड मेंटेन करता है हमारा लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, यानी कि जिस तरीके से हमने अपने लैंड को यूज़ करा है, दिन पर दिन कैसा हमारा लैंड यूज़ पैटर्न बदलता जा रहा है, वो सब रिकॉर्ड करने का काम होता है हमारा लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट का। 1 मार्कर क्वेश्चन आपको याद रखना है। एंड नंबर 2 पे जो मैंने सर्वे ऑफ इंडिया लिखा है, सर्वे ऑफ इंडिया एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है और इनका काम होता है जो हमारा टोटल ज्योग्राफी का एरिया होता है उसको मैपिंग करना, उसको कैलकुलेट करना, वो काम है हमारा सर्वे ऑफ इंडिया का। ठीक है, तो ये दो अलग अलग काम है। एक काम है हमारा ज्योग्राफिकल एरिया को मार्क करना, मेजर करना, वो काम है सर्वे ऑफ इंडिया का। और उस ज्योग्राफिकल एरिया पे हम क्या काम कर रहे हैं, खेती कहाँ कर रहे हैं, घास कहाँ चरवाने ले जा रहे हैं, बिल्डिंग कहाँ है, लोगों के घर कहाँ हैं, ये सब जानने का काम, लैंड यूज़ का पैटर्न क्या है, वो काम किसने करना होता है, वो काम करना होता है हमारा लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। तो दीज आर द 2 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। चलो अब हम लैंड यूज़ कैटेगरी पढ़ेंगे, यानी कि हम देखेंगे कि ज़मीन को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले ज़मीन यूज़ होती है किस रूप में? फॉरेस्ट के रूप में। तो फॉरेस्ट जो होता है हमारा, इसमें हमें एक बात बता रखी है कि एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि जो हमारा एक्चुअल फॉरेस्ट कवर होता है वो डिफरेंट होता है किससे? फॉरेस्ट से। यानी कि जब हम फॉरेस्ट कह रहे हैं और जो हम एक्चुअल फॉरेस्ट कवर कह रहे हैं, दीज आर बेसिकली बोथ डिफरेंट टर्म। अब डिफरेंट क्या है? तो देखो, जो असलियत में हमारे सारे के सारे फॉरेस्ट हैं, यानी कि ये देखो मैं ये कह रही हूँ, इस एरिया में ये बहुत सारे पेड़ हैं, जंगली जानवर रहते हैं, तो ये एरिया हमारा जो है यहाँ पे है असलियत में फॉरेस्ट। असलियत मतलब एक्चुअली, तो इसको हम कहते हैं एक्चुअल फॉरेस्ट कवर। अब फॉरेस्ट किसे कहते हैं? तो सपोज करो गवर्नमेंट ने अपने जब लैंड डेटा निकाला तो गवर्नमेंट ने कहा कि हमने तो जी इस एरिया के साथ में इतना एरिया और को जो है हम फॉरेस्ट में लेकर आएंगे, वी विल कंसिडर इट इन फॉरेस्ट। तो इस एरिया को भी अगर हम ऐड कर देंगे तो दिस विल बी द फॉरेस्ट, तो इसको हम फॉरेस्ट कहेंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि अभी इनिशियली ये फॉरेस्ट कवर में ऐड नहीं हुआ हो, कुछ समय लगेगा, तब होगा, इन फ्यूचर होगा। गवर्नमेंट चाहती है यहाँ पे भी फॉरेस्ट की ग्रोथ हो, ठीक है, तो इसलिए इसको बोला जाता है फॉरेस्ट। और एक्चुअल फॉरेस्ट क्या हुआ? जो असलियत में अभी प्रेजेंटली हमारे सामने फॉरेस्ट है। तो इंग्लिश में आप पढ़ लेते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी। इट इज टू इम्पॉर्टेंट टू नो दैट एरिया अंडर एक्चुअल फॉरेस्ट कवर इज डिफरेंट फ्रॉम एरिया क्लासिफाइड एज फॉरेस्ट। इसको तो गवर्नमेंट ने क्लासिफाई कर दिया कि भाई हम इतने एरिया में फॉरेस्ट को क्लासिफाई करें, और एक्चुअली में फॉरेस्ट अभी कहाँ है? इतने एरिया के अंदर रहेगा। द लैटर इज द एरिया, लैटर मतलब होता है बाद वाला, लैटर इज द एरिया विच द गवर्नमेंट हैज आइडेंटिफाइड एंड डेमार्केटेड फॉर फॉरेस्ट ग्रोथ। इस एरिया को गवर्नमेंट ने मार्क करा है कि अरे यहाँ पे भी जी हम तो फॉरेस्ट की ग्रोथ कराएंगे। ठीक है जी, अभी यही सबसे कंफ्यूजिंग लाइन थी स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर की। देयर में बी इंक्रीज इन दिस कैटेगरी, यानी कि जो ये फॉरेस्ट है ये बढ़ सकता है विदाउट एनी इंक्रीज इन द एक्चुअल फॉरेस्ट कवर। अब गवर्नमेंट की मर्जी है, गवर्नमेंट तो कितने ही एरिया को मार्क कर दे कि चलो हम यहाँ भी फॉरेस्ट बनाएंगे, चलो हम यहाँ भी फॉरेस्ट बनाएंगे, तो वो तो होते होते बढ़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारा फॉरेस्ट बढ़ जाता है बट एक्चुअल फॉरेस्ट कवर नहीं बढ़ा होता। हमने प्लान तो कर लिया कि यहाँ भी फॉरेस्ट होंगे, बट एक्चुअल फॉरेस्ट कवर कई बार नहीं बढ़ता।
पड़ता है। ठीक है जी। अब आता है नेक्स्ट हमारा बैरन एंड वेस्टलैंड। बैरन मतलब बंजर जमीन और वेस्टलैंड मतलब जहाँ पे हमारा जो है कल्टीवेशन नहीं हो सकता है प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी से। तो जो बंजर जगह हैं जहाँ पे प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी से हम खेती नहीं कर सकते हैं उसे हम बैरन एंड वेस्टलैंड कहते हैं। और जहाँ पे हम इतने घर वर भी नहीं बना सकते, जैसे कि बहुत डेजर्ट एरिया हो गया, पहाड़ियाँ हो गई ऊंची ऊंची, हिली टेरेन्स हो गई, हमारी रेवाइंस हो गए, दलदल हो गए, वहाँ पे जो है हम वो होते हैं हमारे बैरन एंड वेस्टलैंड। उसके बाद आता है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में आता है घर हमारा, या हम मैन्युफैक्चरिंग करें वहाँ पे इंडस्ट्री लगा रखी है। ठीक है। तो आज के समय पे जैसे जैसे आपको दिख रहा है कि वर्ल्ड में हमारा या फिर अब हमारा कंट्री का कहो इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत हो रहा है, तो सेकेंडरी टर्शियरी एक्टिविटी बढ़ रही है, लोगों की पॉपुलेशन बढ़ी है, घर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज़ के दिन पर दिन इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा लैंड अंडर परमानेंट पेस्चर्स। पेस्चर मतलब होते हैं ग्रेजिंग लैंड, जहाँ पे गाय बकरी भैंस जो है जाके चर सकती हैं घास को। तो ये जो परमानेंट पेस्चर्स होते हैं ये ज़्यादातर हमने देखे हैं कि पंचायत के अंदर बहुत ज़्यादा एज कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स होते हैं, यानी कि एक गाँव है वहाँ पे एक एरिया है जहाँ पे घास है, वो पंचायत के अंदर में आती है और वो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स है, यानी कि वो एक इंडिविजुअल की नहीं है, सारे गाँव वाले वहाँ अपनी गाय को ले जा सकते हैं और वो वहाँ पे खाना खा सकती हैं। ठीक है। घास वो चर सकती हैं। कुछ पेस्चर लैंड प्राइवेटली ओन भी होते हैं, यानी कि कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा अमीर है उनमें बहुत पैसा है तो कुछ के पास प्राइवेट भी होता है, बट ज़्यादातर गांव के अंदर ये कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के अंदर आते हैं पेस्चर्स। पेस्चर्स के बाद आता है एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स, यानी कि वो एरिया जहाँ पे हमने ट्री के ऊपर क्रॉप्स, ऑर्चार्ड जिन्हें कहते हैं, जहाँ पे ट्री के फ्रूट्स लगे होते हैं, वो वाले एरिया जो गए। अब ये जो हमारे ट्री क्रॉप एरियाज होते हैं उन्हें हम नेट सोन एरिया में कैलकुलेट नहीं करते। जो हमारी फसलें निकाली जाती है ना एनुअली कितनी फसल होगी है, उसमें हम ये ट्री क्रॉप एरिया को कैलकुलेट नहीं करते हैं। ठीक है। ओके। कल्चरेबल वेस्टलैंड। उसके बाद में कल्चरेबल वेस्टलैंड यानी कि वो लैंड जो वेस्टलैंड है, यानी कि वहाँ पे अभी खेती नहीं हो रही है, बट कल्चरेबल मतलब क्या हो गया, कल्चरेबल मतलब यहाँ पे खेती हो सकती है। एक होती है वेस्टलैंड बंजर ज़मीन, बेकार ज़मीन, एक है ये बंजर ज़मीन अभी है बट कल्चरेबल है, यानी कि अगर हम चाहें तो खेती कर सकते हैं। तो ये कल्चरेबल वेस्टलैंड ये वो लैंड होता है जिसको हमने कल्टीवेट नहीं करा हो, लेफ्ट फैलो। फैलो मतलब होता है जहाँ कल्टीवेशन ना हुई हो। तो कल्चरेबल वेस्टलैंड ऐसा वेस्टलैंड है जहाँ हमने पिछले 5 सालों से खेती नहीं करी है। ठीक है। अभी कुछ इम्प्रूव करके अपने तरीकों को, अपनी प्रैक्टिसेस को हम यहाँ पे दोबारा खेती के अंदर इसको यूज़ में लेकर आ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा करेंट फैलो लैंड। करेंट फैलो लैंड मतलब होता है एक ऐसा लैंड जहाँ पे हमने पिछले 1 साल से या 6-7 महीने से जो है खेती नहीं करी हो, 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर लिखा है, तो इस बीच में हमने इस पर खेती नहीं करी है, तो ये आता है हमारा करेंट फैलो लैंड। और रीज़न क्या होता है कि हमने लैंड को रेस्ट दिया जिससे वो अपने न्यूट्रिएंट्स को खुद से अच्छे कर ले, जिससे हम आगे चल के उस पर खेती करेंगे। नाउ नेक्स्ट आते हैं उसके बाद में फैलो अदर देन करेंट फैलो लैंड। ये क्या होता है, ये वो लैंड है जहाँ पे 1 साल से तो ज़्यादा हो गया खेती नहीं हुई है, बट 5 साल से कम हुआ है जहाँ पे खेती नहीं हुई है, तो ये बिल्कुल कल्चरेबल वेस्ट लैंड भी नहीं है और करंट फैलो भी नहीं है, उसके बीच का है। मतलब कि साल भर से तो ऊपर हो चुका है बट 5 साल भी नहीं हुए हैं इस पे ना खेती हुए। इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं खेती करने के लिए, अगर हम कुछ जो है अपनी टेक्निक्स करेंगे, थोड़ा इनका न्यूट्रिएंट वापस आ जाएगा। तो लास्ट आता है हमारा नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया मतलब जहाँ पे हमारी जितना भी एरिया जहाँ पे खेती करी जाती है वो आता है हमारा नेट सोन एरिया के अंदर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लैंड चेंजेस इन इंडिया। लैंड यूज़ के चेंजेस क्यों हो रहे हैं इंडिया में, जैसे मैंने आपको बताया है, और आप खुद सोचो कि आज के समय में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पॉपुलेशन के लिए हमें घर चाहिए। अब हम लोगों ने क्या करा है, गांव वाले इलाकों तक जो है ना, आप देख रहे हो शहर बढ़ते जा रहे हैं, खेतों पे भी अब घर बनने लग गए हैं। ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है भाई, इससे क्या होगा, एक चीज़ की अगर डिमांड बढ़ेगी तो दूसरे का जो है लैंड को हम यूज़ करेंगे। अगर मैं कह रही हूँ हम ज़्यादा बिल्डिंग बना रहे हैं तो किसी एरिया पे तो बना लिए होंगे ना हम बिल्डिंग, ज़्यादा हमने घर बना लिए, या तो हम पेस्टल लैंड पे हमने बिल्डिंग बना ली होगी अपनी, या तो हमने जो वेस्ट लैंड बंजर ज़मीन है वहाँ पे भी कोई बिल्डिंग लगा ली होगी, या फिर हमने कोई खेती की ज़मीन है वहाँ बिल्डिंग लगा ली होगी। तो हमेशा अगर एक चीज़ में इंक्रीज़ आएगा तो दूसरे में डिक्रीज़ आता है। तो अब हम देखते हैं कौन कौन से एरियाज़ ऐसे हैं जिनको हमने बढ़ाया है और किन से हमने छीना है, किनको हमने डिक्रीज़ करा है, दैट वी विल स्टडी हेयर। तो 3 टाइप के चेंजेस होते हैं जब हमारे
इकोनॉमी के अंदर, तब लैंड यूज़ चेंज होता है। जैसे जैसे इकोनॉमी बदलती है तब लैंड यूज़ चेंज होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इकोनॉमी किस तरीके से बदलती है, क्या इकोनॉमी में चेंज आते हैं तो लैंड यूज़ पैटर्न चेंज होता है। सबसे पहले जब इकोनॉमी का साइज चेंज होता है, जैसे कि जो हमारी जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, लोगों के इनकम लेवल बढ़ते हैं, तो लोग जो है हमारा लैंड यूज पैटर्न चेंज होता है। रिजल्ट क्या होता है, प्रेशर ऑन लैंड विल इंक्रीज विद टाइम एंड मार्जिनल लैंड्स वुड बिकम अंडर यूज, यानी कि वो लैंड जिनको हम यूज में नहीं ले रहे थे, जैसे वेस्ट लैंड पड़ा है वहाँ पे अब क्या करा भाई, बहुत पॉपुलेशन बढ़ गई, इंडस्ट्री लगानी है, चलो वेस्ट लैंड पे लगा देते हैं, वहाँ पे कौन सा खेती करनी है, बंजर ज़मीन पे चलो जाके इंडस्ट्री लगा देते हैं, हम कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होता है जैसे जैसे साइज ऑफ इकोनॉमी बढ़ती है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों की इनकम बढ़ रही है हमारी, तो हम जो है बाकी लैंड्स को भी अपने यूज़ में लेने लगते हैं। दूसरा आता है हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ इकोनॉमी। जब इकोनॉमी का कॉम्पोजिशन भी बदलता है तो भी लैंड यूज़ पैटर्न में चेंज आता है। जैसे कि जब हम आज के समय पे आप देख रहे हो कि काफ़ी लोग प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी और टर्शरी में आ रहे हैं, अब इंडस्ट्री ज़्यादा लग रही है, टर्शरी सेक्टर में लोग ज़्यादा जा रहे हैं, खेती छोड़ के प्राइमरी सेक्टर छोड़ के लोग सेकेंडरी और टर्शरी में आ रहे हैं, तो वो सेकेंडरी और टर्शरी करने के लिए भी तो कोई जगह चाहिए। तो यस, तो इस वजह से सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की अब हमें ज़्यादा जगह चाहिए, इसलिए उनका इफेक्ट बाकी लैंड एरियाज के ऊपर पड़ेगा। रिजल्ट क्या आ रहा है, शिफ्ट ऑफ लैंड फॉर्म फ्रॉम एग्रीकल्चर टू नॉन एग्रीकल्चर यूजर्स। इनफैक्ट इसका तो ये असर हो रहा है, आप देखोगे कि जैसे जो कल्चरेबल वेस्ट लैंड है, जहाँ पे पिछले 5 सालों से खेती नहीं हुई है, इनमें क्षमता तो है हम इन पे खेती कर पाए, बट क्योंकि जो है इतनी ज़्यादा हमें बिल्डिंग बनाने के लिए, घर बनाने के लिए तो जो है खेती करने से ज़्यादा अब हमें लग रहा है कि भाई हमें तो घर की ज़्यादा ज़रूरत है, तो कई बार इनको भी हम लोग यूज़ में ले लेते हैं अपने नॉन एग्रीकल्चर यूज़र्स में, और फिर क्या हो रहा है, उसका भी हमारे पे गलत इफेक्ट पड़ रहा है। भाई तुम्हारी पॉपुलेशन बढ़ी है तो खाना तो तुम्हें और ज़्यादा चाहिए, और तुम खेत की ज़मीन पे अपना घर बना रहे हो, बिल्डिंग बना रहे हो, तो फिर फूड डेफिशिएंसी होने लगती है कंट्रीज के अंदर, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर हम अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे तो ही हम लैंड एरिया तो सेम रहेगा, तो ही हम उसके साथ में अपना एडजस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्या आता है हमारी इकोनॉमी के अंदर, जब एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि एग्रीकल्चर की जो है हमें ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, बट अब लोग तो जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं सेकेंडरी और टर्शरी में। अब हमको मैंने बताया कि कॉम्पोजिशन ऑफ इकोनॉमी चेंज हो रही है, लोग सेकेंडरी सेक्टर में जाके काम कर रहे हैं, टर्शरी सेक्टर में जाके काम कर रहे हैं, बट क्या उससे जो हमें अनाज की ज़रूरत है वो कम होगी? नहीं, ऑब्वियसली वो तो बढ़ती जा रही है दिन पर दिन, पॉपुलेशन जितनी बढ़ी है उतनी ज़्यादा हमें अनाज की ज़रूरत है, और साथ ही के साथ में हम अपना कॉम्पोजिशन स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, इंडस्ट्री लगा रहे हैं और टर्शरी सेक्टर में जा रहे हैं, तो उसमें हमारा जो है हमारे को उन वाले लैंड की भी एरिया की ज़रूरत है, हमें एग्रीकल्चर करने के लिए भी अब ज़्यादा लैंड एरिया की ज़रूरत है, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन बढ़ी है तो खेती की तो ज़रूरत है ज़्यादा की, और सेकेंडरी और टर्शरी कर रहे हैं तो भाई लोगों के रहने की भी और इंडस्ट्री लगाने की भी लैंड के लिए ज़रूरत है। तो हमें हर तरीके से अपनी कंट्री के अंदर लैंड को यूज़ करने की ज़रूरत है, लैंड बढ़ावा चाहिए हमें। अब वो कैसे हो जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है, कंट्री का जो फिक्स्ड एरिया ऑफ लैंड है वो तो वही रहेगा। तो कुछ ऐसी टेक्निक्स हमारी गवर्नमेंट अपनाती है जिससे हम लोग जो है अपना एग्रीकल्चर आउटपुट इंक्रीज़ कर सके, इंडस्ट्रीज़ कहीं पर लगा सके, वो आप आगे पढ़ोगे। बट इससे चेंज क्या आया हमारे लैंड यूज़ पैटर्न पे, हमें इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा लैंड चाहिए, हमें एग्रीकल्चर के लिए भी ज़्यादा लैंड चाहिए, हमें पॉपुलेशन को रहने के लिए भी ज़्यादा लैंड चाहिए। उसका एक्चुअली में रिजल्ट क्या हुआ, कौन सा ऐसा लैंड था जिसको ज़्यादा यूज़ करा, कौन सा ऐसा था जिससे छीन लिया गया, ये अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब आता है यहाँ पे इसी ग्राफ में आपको दिखा रखा है, देखो आप, ये रहा सारे के सारे लैंड यूजेस जो हमने पढ़े थे, और ये दिखाने हैं कि उनमें क्या क्या चेंजिंग ट्रेंड हुआ है। सकते हो फॉरेस्ट कवर आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये जो लाइट ग्रे है वो 1950-51 का है और डार्क ग्रे 2014 से 15 का है। तो फॉरेस्ट बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसका मैंने एक्चुअल रीज़न तुम्हें बता दिया कि गवर्नमेंट मार्क कर देती है कि ये फॉरेस्ट ग्रोथ के लिए हमारी जगह है। एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज, यानी कि जहाँ बिल्डिंग है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 3.7 से 8.7% हो गया। बैरन एंड कल्चरेबल वेस्टलैंड कम हुए हैं, रीज़न देखो, जो बैरन लैंड थे, जो कल्चरेबल वेस्टलैंड थे, उनको हमने क्या, बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्टलैंड यहाँ लिखा है, बैरन लैंड और जहाँ पे खेती नहीं हो सकती है वो वाली बिल्कुल बंजर वाली ज़मीन है, वो 13.4 से 5.4 उनमें डिक्लाइन हुआ है। क्यों? क्योंकि भाई अब तुम्हें इंडस्ट्री लगानी है तो हमने इन लैंड के ऊपर जाके इंडस्ट्री लगानी शुरू कर दी। परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड ये इंक्रीज हुआ है, इनका इंक्रीज होने का रीज़न क्यों? क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमें जो है दूध की भी ज़्यादा ज़रूरत है, हमें वूल की भी ज़्यादा ज़रूरत है, तो ज़्यादा भेड़ बकरियाँ पाली जाती है और उनको पाल रहे हो तो आपको खाना तो खिलाना पड़ेगा, तो पेस्चर
लैंड भी इंक्रीज हुए हैं। एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स तो डिक्लाइन हो गया है इसके अंदर, तो 6.9 से 1.10 हुआ है, तो मतलब यही है कि इन एरियाज़ को हमने किसी और एरिया में यूज़ में ले लिया होगा। कल्चरेबल वेस्टलैंड यानी कि जहाँ 5 साल से खेती नहीं हुई थी उनमें डिक्लाइन आया है, तो मतलब क्या हुआ कि अब हम कल्चरेबल वेस्टलैंड डिक्लाइन आया तो मतलब इस पर या तो हमने खेती करनी अब शुरू कर दी होगी या इस पर हमने बिल्डिंग बना रही होगी। फैलो अदर देन करंट फैलो लैंड, जो वो थे ना जिसपे 5 साल से कम और 1 साल से ज़्यादा से खेती नहीं हुई है, वो में भी डिक्लाइन आया है। करंट फैलो लैंड जहाँ पे 1 साल से ज़्यादा 1 साल से कम वाले बीच में जो है खेती नहीं हुई हो, ये इंक्रीज़ हुए हैं। और नेट सोन एरिया हमारा जो है, जहाँ पे टोटल एरिया जहाँ पे हम लोग फार्मिंग करते हैं वो हमारा इंक्रीज़ हुआ है। नेट सोन एरिया क्यों इंक्रीज़ हुआ? डे बाय डे पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, तो भाई खेती की जगह भी तो बढ़ानी पड़ेगी। तो भाई अब ये क्या हो रहा है, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, ये पूरे ग्राफ को ऐसे तो आप प्रेजेंट नहीं करोगे एग्जाम में। अपने एग्जाम में जब आपको पूछा जाएगा लैंड यूज़ पैटर्न में क्या चेंजेस आए हैं, तो उसमें आप बताओगे कि कुछ एरियाज इंक्रीज़ हुए हैं उनका यूज़, कुछ का यूज़ डिक्रीज़ हुआ है। तो अगर हम इंक्रीजिंग ट्रेंड की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज जो हुआ है किसी लैंड एरिया का वो हुआ है एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज़, जो हम जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं करते, मतलब जहाँ पे घर है और जहाँ पे इंडस्ट्री है, वो सबसे ज़्यादा एरिया यूज़ में लिया गया है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हमने लैंड अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज़ को जो है अपने जो है काम में लिया है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे या तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, यहाँ पे सड़कें बना दी, कॉलोनियाँ बना दी, ठीक है, रूरल अर्बन सेटलमेंट कर रहे हैं या सर्विस सेक्टर बना रहे हैं, कोई इंडस्ट्री बना रहे हैं, यहाँ पे हम ये सब काम कर रहे हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है? दस एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज इज इंक्रीजिंग एट द एक्सपेंस ऑफ वेस्टलैंड एंड एग्रीकल्चर लैंड। एक्सपेंस मतलब कि हमने उसको छीन लिया। मैंने कहा ना कि तुम कहाँ से बढ़ा लोगे, बड़ा लैंड तो वही है, किसी का छीन के ही अपना बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो मतलब कि हमारे जो वेस्ट लैंड पड़े थे, जो बंजर ज़मीनें पड़ी थी, आज हमने उन्हें भी इस्तेमाल में ले लिया, वहाँ पे भी हम घर इंडस्ट्री लगा रहे हैं। और कुछ हमने एग्रीकल्चर का भी लैंड हड़प लिया है, जहाँ पे एग्रीकल्चर होना चाहिए था वहाँ पे हमने इंडस्ट्री वगैरह लगा दी है। दूसरा इंक्रीज हमने देखा है फॉरेस्ट कवर के अंदर, तो अकाउंटेड बाय एन इंक्रीज इन द डेमोक्रेटेड एरिया अंडर फॉरेस्ट रैदर देन एन एक्चुअल इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर। यही चीज़ मैंने आपको बताई कि गवर्नमेंट को जैसे लग रहा है, पता चल रहा है, समझ में आ रहा है कि इन्वायरमेंट क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो रही है, तो वी नीड और रिसोर्सेज हमें चाहिए फॉरेस्ट से भी, तो हमें फॉरेस्ट कवर बढ़ाना चाहिए। तो गवर्नमेंट हर साल जो है स्कीम्स बनाते हैं कि फॉरेस्ट कवर बढ़ना है, तो फॉरेस्ट को बढ़ना एक्चुअल फॉरेस्ट बढ़ने से डिफरेंट होता है। मे बी ऐसा हो कि अभी एक्चुअल फॉरेस्ट ना बढ़ा हो, बट फॉरेस्ट कवर हमने मार्क करा कि अच्छा हाँ यहाँ भी हम फॉरेस्ट लेकर आएंगे। ठीक है, इंक्रीज इन करंट फैलो लैंड हुआ है। करंट फैलो लैंड मतलब क्या हुआ, यानी कि वो एरियाज जहाँ पे 1 साल या जो है 6 महीने के बीच में खेती नहीं हुई हो, ये बढ़ गए हैं। ठीक है जी, और ये क्यों हो रहे हैं? ये रेनफॉल और क्रॉपिंग साइकिल्स की वजह से ये हुआ है। नेट सोन एरिया में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आया है, यानी कि वो एरिया जहाँ पे खेती होती है वो हमने बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करा है ड्यू टू यूज़ ऑफ कल्चरेबल वेस्टलैंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। और इसका क्योंकि वो जो 5 साल से खाली पड़े थे ना खेती के लैंड, उनको भी अब हमने वहाँ पर भी डेली खेती करनी शुरू कर दिया है। इससे हमारे नेट सोन एरियाज़ में जो है इंक्रीज आ गया है। These are the indicators that most of the decline had occurred ड्यू टू द इंक्रीज इन एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर कैटेगरीज हम पढ़ेंगे जिनका यूज जो है वो डिक्रीज हुआ है डे पर डे। तो एज द प्रेशर ऑन द लैंड इंक्रीज बोथ फ्रॉम द एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, द वेस्ट लैंड एंड कल्चरेबल वेस्ट लैंड हैव विटनेस डिक्लाइन ओवर टाइम। तो आप खेती के लिए भी, एग्रीकल्चर यूजेस के लिए भी ज़मीन चाहिए, इंडस्ट्री और घरों के लिए भी, नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए भी आपको ज़मीन चाहिए। तो इन तो दोनों को ज़मीन चाहिए, बचा कौन? वो बेचारा बैरन बंजर ज़मीन ना, और जो वेस्ट लैंड था। हाँ, अब दोनों का प्रेशर किस पे पड़ गया? उसके ऊपर पड़ गया। तो डिक्लाइन किस में आया है? बैरन लैंड में, और वेस्ट लैंड के अंदर जो है डिक्लाइन आया है। जो बंजर ज़मीनें पड़ी थी वहाँ भी जाके हमने यूज़ उनको करना शुरू कर दिया है। दूसरा डिक्लाइन आया है ट्री क्रॉप्स के अंदर। तो हमने सोचा अरे ट्री क्रॉप्स, चलो यार फ्रूट कम खा लेंगे, कोई बात नहीं, जरा फ्रूट वाली जगह पे जाके फार्मिंग कर लो। फ्रूट वाली जगह पे जाके तो घर वर बनाने लोगों ने शुरू कर दिए। ठीक है, तो ये अब आपको समझ में आ गया है। अगर मैं सिंपल यहाँ पे लिख दूँ तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड में, तो इंक्रीज़ हुआ है नॉन एग्रीकल्चर यूज़ वाला, इंक्रीज़ हुआ है फॉरेस्ट एरिया, इंक्रीज़ हुआ है करंट फैलो, इंक्रीज़ हुआ है नेट सोन एरिया, डिक्रीज़ हुआ है हमारे वेस्ट लैंड और कल्चरेबल वेस्ट लैंड और जो है बैरन और वेस्ट लैंड। ठीक है जी, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। जो भी कोई लैंड होता है उसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उसकी ओनरशिप पे भी कि उसका मालिक कौन है। एक सिंगल इंडिविजुअल मालिक भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल भी मालिक हो सकते हैं, और कुछ लैंड के मालिक होते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स होती है उसकी
उसकी मालिक कोई नहीं होता, एक पूरी कम्युनिटी होती है मिलके उसकी मालिक, जो कॉमन या तो वो गवर्नमेंट की है या वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंडर में आती है। जैसे पंचायत का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, गांव में जो पंचायत होते हैं उनके पास में अपने एरिया के अंडर में क्या होते हैं, बहुत सारे पेस्चर लैंड हैं, तो ये गांव की पंचायत की प्रॉपर्टी है और इस पे गांव का हर एक इंसान जाके अपने जानवर को, भेड़ को, बकरी को चारा घास खिलवाने के लिए लेके जा सकता है। बहुत सारे ऐसे पॉन्ड्स होते हैं, पॉन्ड्स यानी कि तालाब से हो गए, वो कॉमन प्रॉपर्टी है। कोई एक इंसान नहीं कहेगा भैया मेरा तालाब है इससे पानी मत निकाल, नहीं, कोई भी जाए गाँव वाला वहाँ से जाके पानी निकाल सकता है, ठीक है। कोई कुआं हो गया, ठीक है, ये चीज़ें आती हैं हमारी कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के अंदर। और अगर हम अपने ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अब कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स में हम किसको हमने ज़्यादा पढ़ा अभी तक, पेस्चर को। तो ओन बाय द स्टेट, या तो गवर्नमेंट का है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स या फिर जो है पूरी की पूरी कम्युनिटी का है। अब कुछ कुछ ऐसे ना फॉरेस्ट भी होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स में मार्क कर देती है कि ट्राइबल पीपल हो गए, जो विलेज के लोग हो गए, वो उस फॉरेस्ट में जाए, वहाँ से फ्यूल वुड लेकर आ जाए अपना, यानी कि लकड़ी काट के ले आए, फ्रूट इकट्ठे कर ले, नट इकट्ठे कर ले, कुछ मेडिसिनल प्लांट है वो इकट्ठे कर ले और उनको वो यूज़ कर ले। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स रूरल एरियाज़ में। और किन के लिए, जो रूरल एरियाज़ में बहुत गरीब लोग रहते हैं, लैंडलेस लेबरर्स हो गए, बहुत मार्जिनल फार्मर्स हो गए, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हो गई, जिनके पास बहुत ही कम सोर्स ऑफ इनकम है, तो वो ये कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज से जाके लकड़ी काट ली, घर में खाना बना लिया, पेड़ से फल तोड़ लिए, ये सब वो करके अपना गुजारा कर लेते हैं। CPRs आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर वुमेन फॉर द फॉर्डर फ्यूल कलेक्शन, क्योंकि इन्हीं के द्वारा जो है ये किया जाता है। आपने देखा होगा कि गांव में जो औरतें होती हैं, हमें दिखाई देते हैं कि वो लकड़ी काट के घर लेके जा रही होती है, उसमें चूल्हे से अपनी रोटी बनाएंगी, ठीक है। घास जो है ना वो गाय और भैंस को खिलाने के लिए वो सर पे फॉर्डर रख के ले जा रही होती है। तो अगर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स है तो वुमेन आराम से वहाँ जा सकती हैं, फ्यूल वुड और फॉर्डर कलेक्ट कर सकती हैं और आके अपनी जो है बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा जो है वो पूरा कर सकती हैं। क्योंकि आप खुद सोचो, एक लेडी जिसको घर का सारा काम करना है, अब उसको अगर लकड़ी चाहिए और उसके लिए भी उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो तो वो क्या हल निकालेगी। तो इसलिए कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज होती हैं, स्मॉल फॉरेस्ट हो गए, कुछ पेस्चर लैंड्स हो गए, हर गांव के अंदर होने चाहिए, अगर नहीं है तो, और काफ़ियों में होते हैं, जिससे वुमेन को आसानी हो, ठीक है जी। चलो, अब कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स की अगर एक हमें डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या होता है, तो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स की डेफिनेशन होती है कम्युनिटीज़ की नेचुरल रिसोर्सेज वेयर एवरी मेंबर हैज़ द राइट ऑफ एक्सेस एंड यूज इट विद स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन। तो यहाँ पे हर मेंबर को अलाउ है कि वो उसे यूज़ करे, बट ये नहीं है कि भैया एक पेड़ पे 50 फल लगे तो 50 के 50 से तुम तोड़ के ले जाओ, तो बाकी क्या करेंगे। तो कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं। उसके बाद इसमें आते हैं कम्युनिटी फॉरेस्ट, जैसे मैंने आपको कहा, पैस्चर लैंड्स, विलेज की जो भी वाटर बॉडी है, और कुछ पब्लिक स्पेसेस जहाँ पे ग्रुप लोग जो है जाते हैं, और इनका जो एक राइट है, कौन इसको जो है संभालेगा, वो या बहुत सारी फैमिलीज मिलके उनको राइट संभालती हैं, या कोई प्रॉपर मैनेजमेंट होती है, ठीक है। चलो, अब आता है एग्रीकल्चर लैंड यूज़ इन इंडिया। हम इंडिया के अंदर किस तरीके से एग्रीकल्चर लैंड को बेसिकली यूज़ कर रहे हैं, ये हम जानने वाले हैं। तो लैंड आपको पता है कि सबसे क्रूशियल रिसोर्स है, इस पर हमारा एग्रीकल्चर भी होना है और घर भी रहना है। तो इंडिया के अंदर जो है लैक ऑफ लैंड है, और इसकी वजह से ही रूरल एरियाज़ में पॉवर्टी हो रही है। कुछ कुछ फार्मर ऐसे हैं जिन पे ज़मीनें ही नहीं होती है कि वो उस पर खेती कैसे करें फिर, तो इसलिए हमारे यहाँ पे लैक ऑफ लैंड हो रहा है। और जो है साथ ही के साथ में लैंड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक फर्टिलिटी का प्रोडक्शन से, यानी कि एक लैंड जितना फर्टाइल होगा, यानी कि वो उसकी मिट्टी जितनी उपजाऊ होगी, उतना ही ज़्यादा वहाँ पे प्रोडक्शन होगा। तो अगर एक फार्मर के पास एक लैंड है जहाँ बहुत फर्टिलिटी है तो उसकी तो प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा आएगी, और एक फार्मर उसके पास बेकार बंजर सा लैंड है, तो अगर उसने चलो वहाँ खेती कर भी ली कुछ कोशिश करके, तो प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होगी, तो किस पे ज़्यादा पैसा आएगा, इस पे आएगा। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं हमारे यहाँ पे लैंड के ऊपर। तो लैंड ओनरशिप, और सिर्फ ये बात मत करो कि लैंड इसलिए कि कोई खेती करके खाना खा सके रूरल एरियाज़ के अंदर, ज़मीन की ज़रूरत इसलिए नहीं। लैंड जो है बहुत सारी चीज़ों के लिए काम आता है। सबसे पहले आपकी बुक में गिवन सिक्योरिटी फॉर क्रेडिट। कई बार ऐसा होता है रूरल एरियाज़ में जो फार्मर है वो ना लोन लेते हैं, तो वो लोन जब लेते हैं तो बैंक वाले ऐसे ही लोन नहीं दे देते हैं। बैंक कोई सिक्योरिटी, उन्होंने कहा कि भैया मुझे 4 लाख रुपए का लोन चाहिए बैंक वाले को, तो बैंक ऐसे ही तो दे नहीं देगा कि इतना गरीब आदमी है, ये कल को मेरा लोन नहीं चुका पाया तो मैं पैसे कैसे वसूलूंगा। तो बैंक क्या कहते हैं कि आप एक सिक्योरिटी हमारे पास रखाओ, बाई चांस तुमने लोन अगर नहीं भी दिया तो हम तुम्हारी सिक्योरिटी बेच के जो है अपना काम कर लेंगे। तो जो लैंड है, जैसे उसके पास अपना खेत है, उसके कागज़ वो बैंक के पास रखवा देते हैं, 4 लाख रुपए लोन पे ले आते हैं और इससे अपना फार्मिंग करते हैं और धीरे धीरे लोन चुका देते हैं। अब उसके पास अगर लैंड ही नहीं होगा जिसे वो सिक्योरिटी की तरह रखवा पाए फार्मर, तो वो कैसे अपना बिजनेस कर पाएगा, कैसे वो फार्मिंग कर पाएगा। ठीक है, नेचुरल हैजार्ड के लिए, लाइफ की कंटीजियस जो है सोशल स्टेटस
के लिए, जैसे गाँव में ना जिनके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं होती है उन्हें बहुत पावरफुल माना जाता है, तो एक सोशल स्टेटस के लिए भी अपना कि हाँ मेरे पास एक ज़मीन है, ठीक है, आई एम केपेबल, तो ज़मीन होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे रूरल एरियाज़ के अंदर। और धीरे धीरे जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ पे इतना डिक्लाइन हो रहा है रूरल एरियाज़ के अंदर ज़मीनों का, तो इससे बहुत इफेक्ट पड़ा है हम लोगों के रूरल एरियाज़ की लाइफ पे। तो आप समझ रहे हो कि ज़मीन की हमें ज़रूरत तो बहुत है, बट ज़मीन तो उतनी ही है। तो अब हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे जो हमारी एग्रीकल्चर नीड्स है, कि भाई हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है तो हमें खाने की ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है, बट एग्जिस्टिंग लैंड तो उतना ही है जो एग्रीकल्चर के पास है, तो उससे हम अपनी पॉपुलेशन की नीड्स पूरा करने के लिए क्या करें, तो अब इसके लिए हमें लैंड सेविंग टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ेगा। लैंड सेविंग टेक्निक्स क्या होती हैं, अभी हम उस टॉपिक में पढ़ते हैं जो अभी अगला आने वाला है, ठीक है। तो व्हाट आर द टेक्नोलॉजीज़ फॉर लैंड सेविंग। तो सबसे पहला लैंड सेव करने के लिए आपकी क्या टेक्नोलॉजी है कि आप जो पर्टिकुलर एरिया जो आपके पास है जिसको हम खेत कह रहे हैं वहीं से ज़्यादा यील्ड निकालो और उससे ही सारी की सारी आपकी कमियां पूरी हो जाएंगी। अब यील्ड मतलब क्या होता है, जैसे मैं कह रही हूँ कि ये गेहूं की ना एक वो है जिस पे गेहूं निकलता है, कैसे ये वो है जिस पे गेहूं निकल रहा है, ठीक है। अब यील्ड इसे कहते हैं कि यहाँ पे जो एक एरिया में जो पर्टिकुलर एरिया में गेहूं निकल रहा है, हर एक जो एक वो होता है ना उसका एक जो वो होती है पूरी ऐसी डंडी होती है और उस पर गेहूं के बीज होते हैं, तो उस पर एक पे इतने इतने जो है यील्ड आ रही है। अब आप करो कि आप हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स यूज़ करो, अच्छे टाइप की टेक्नोलॉजी यूज़ करो, अच्छे इनपुट्स दो कि आपकी यील्ड ज़्यादा है, यानी कि इसी फसल के ऊपर ज़्यादा जो है ऐसे गेहूँ की जो वो है ना यील्ड वो ज़्यादा निकलनी शुरू हो जाए। तो इससे कितना फ़ायदा होगा कि भाई यील्ड ज़्यादा हो गई, उसी एरिया से जहाँ पहले कम गेहूँ निकाल पा रहे थे वो उसकी एरिया से आप ज़्यादा गेहूँ जो है वो निकाल पाओगे। तो पहला क्या, अगर आपको लैंड सेव करना है तो पहला आपको क्या करना है, अपनी यील्ड को इंक्रीज करो। दूसरा आता है जो टोटल आउटपुट है पर यूनिट एरिया का वो इंक्रीज करो। वो कब होगा, जब आप साल में एक एरिया के ऊपर 2 बार क्रॉप उगा लो, कि एक एरिया यहाँ पे एक बार क्रॉप उगी और फिर आप उसी एरिया के अंदर दोबारा क्रॉप उगा लो। वो कब होगा, जब ये वाली क्रॉप 2 से 4 महीने में रेडी हो जाए, जल्दी रेडी हो जाए कि इस वाली को भी उगाने का मौका मिले। क्योंकि आपको पता है कुछ क्रॉप सर्दियों में उगती है, कुछ क्रॉप गर्मियों में उगती है, तो अगर ये गर्मी के सीजन में ये जल्दी उग गई तो ही तो अगले वाले के लिए मौका मिलेगा कि एक बार आप फसल उगा पाओ। तो ये जो है अगर आप ऐसा करोगे तो लैंड के यूज़ की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी कि एक ही साल के अंदर हमने 2 बार एक जगह पे क्रॉप उगा ली तो हमारा कितना फ़ायदा होगा। तो इससे और साथ ही के साथ में लेबर की भी डिमांड इंक्रीज होती है। तो अगर हम लैंड की इंटेंसिटी को जिस तरीके से हम उसे यूज़ करें वो बढ़ा देंगे तो लेबर डिमांड भी इंक्रीज होगी। अब हाई क्रॉपिंग इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है वो आपको जानना ज़रूरी है। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो है इंपॉर्टेंट इसलिए हमारे लिए जैसे फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड हो, यानी कि एक लैंड है वहाँ पे अगर यील्ड भी अच्छी निकल रही है फसलों के अंदर से, फसल भी हम साल में 2 बार उगा पा रहे हैं, तो हमारे लिए कितना ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। उसी लैंड को हम ऐसे यूज़ करें जिससे हमारी पॉपुलेशन की फूड सफिशिएंसी हो पाए और इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी रिड्यूस होगी कि जब खेती कर रहे हो आप तो आपको अच्छे तरीके से खेती कर रहे हो, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट भी इससे जो है वो डिक्रीज होगी, ठीक है। क्रॉपिंग सीजन्स पढ़ने वाले तो इंडिया में बेसिकली 3 क्रॉपिंग सीजन्स है, खारिफ, राबी, ज़ैद। खारिफ चलता है जून से सितंबर तक, राबी चलता है अक्टूबर से मार्च तक, बेसिकली मार्च वाला आप कह सकते हो, और ज़ैद चलता है अप्रैल से जून तक, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में जो है खारिफ सीज़न में राइस, कॉटन, बाजरा, मेज़, जोवर, तुर उगाई जाती है और सदर्न इंडिया में राइस, मेज, रागी, जौ, ग्राउंडनट उगाया जाता है। राबी सीज़न के अंदर या फिर आपको अक्टूबर से मार्च में नॉर्थ इंडिया में वीट उगाई जाती है, जो सर्दी होती है उसमें वीट उगाया जाता है, ग्राम, छोले उगाए जाते हैं, मस्टर्ड, सरसों के दाने, बार्ले, रैप सीड्स उगाए जाते हैं। और वहीं पे इस जो है राबी सीज़न के अंदर अक्टूबर मार्च में जो हमारा सदर्न इंडिया है वहाँ पे राइस, मेज़ जो है, रागी, ग्राउंडनट और जोवर ही उगाया जा रहा है, यानी कि सेम टू सेम उगाई जा रही है। अब ऐसा सेम टू सेम क्यों है, क्योंकि गाइस आपको पता है सदर्न इंडिया में जो है इस समय में भी जो अक्टूबर से मार्च है बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है, ट्रॉपिकल एरिया है हमारा सदर्न इंडिया। तो गर्मियों में तो गर्मी है ही, जो हमारे यहाँ जैसे हम कहते हैं ना नॉर्थ इंडिया की ठंड होती है, वहाँ नीचे ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है। महाराष्ट्र, मुंबई, केरला ये वाली पूरा एरिया अगर आप सदर्न इंडिया देखोगे बहुत ठंड नहीं होती है, 30, 25 ऐसे ही रहेगा टेम्परेचर। तो यहाँ पे हमारी जो ये क्रॉप्स है, जो हमारी क्रॉप्स आप बोल लो कि जो हम गर्मियों में उगा रहे हैं वही हम दोबारा यहाँ पे भी उगा सकते हैं, ठीक है। और ज़ैद सीज़न जो होता है वहाँ पे अगर हम बात करें अप्रैल से जून में, जो हमारा नॉर्थ इंडिया है नॉर्दर्न स्टेट्स में, वहाँ हम फ्रूट और फॉडर और वेजिटेबल जैसे इसमें वाटरमेलन बहुत उगाया जाता है हमारा, और मेलन्स जो होते हैं ना तरबूज वगैरह वो बहुत ज़्यादा उग जाते हैं। यहाँ पे अभी भी राइस उग पा रहा है,
यहाँ पे वेजिटेबल और फॉडर इस समय पे हम उगा लेते हैं। तो इस सीज़न में अप्रैल से जून में तो यहाँ पे कुछ गर्मी पड़ती, मतलब कुछ और तेज़ गर्मी हो जाती है, तो डिफरेंट हम थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये आपको याद रखना है। अब हम सभी टाइप की क्रॉप्स को पढ़ने वाले हैं, इंडिया में कौन कौन सी हम क्रॉप्स उगाते हैं, ये डेफिनेशन तो आपको लर्न कर ही लेनी है, ठीक है। तो यही चीज़ जो मैंने आपको बताई है, साउथ इंडिया क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया में आता है तो वहाँ तो इतनी डिफ्रेंसिएशन नहीं होती है। तो डिस्टिंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट इन सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री एज टेम्परेचर इज हाई इनफ टू ग्रो ट्रॉपिकल क्रॉप्स ड्यूरिंग एनी पीरियड ऑफ द ईयर। तो ट्रॉपिकल क्रॉप्स मतलब गर्मियों की क्रॉप्स, तो वहाँ तो गर्मी ही रहती है ज़्यादा टाइम। तो सेम क्रॉप कैन बी ग्रोन थ्राइस इन अ ईयर, एग्रीकल्चर ईयर। तो यही एग्जाम में क्वेश्चन बन के आएगा कि साउथ इंडिया में भी गर्मियों के अंदर ट्रॉपिकल क्रॉप क्यों उगाते हैं, क्योंकि वहाँ ट्रॉपिकल सीजन रहता है, गर्मी रहती है, ठीक है। ओके गाइस, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। और टाइप्स ऑफ फार्मिंग मतलब हम कितने तरीक़ों से फार्मिंग करते हैं, वो डिपेंड करता है सोर्स ऑफ मॉइस्चर पे, यानी कि फार्मिंग करने के लिए जो फसलों को पानी दिया जा रहा है वो पानी देने का ज़रिया क्या है। या तो आप आर्टिफिशियली इरीगेशन करके पानी दे रहे हो या आप रेन पर डिपेंडेंट हो, वो, ठीक है। तो दो टाइप की हमारी फार्मिंग होती है, एक होती है इरीगेटेड फार्मिंग और एक होती है हमारी रेन्ड फार्मिंग। अब ये जो इरीगेटेड फार्मिंग होती है ये भी दो टाइप से होती है, एक होती है प्रोटेक्टिव इरीगेटेड फार्मिंग, एक होती है हमारी प्रोडक्टिव इरीगेटेड फार्मिंग। और रेन्ड फार्मिंग भी दो टाइप की होती है, तो ये डिफ्रेंसिएशंस हमारे को जो है वो पढ़ने हैं। तो इरीगेटेड फार्मिंग मतलब कि इस इरीगेटेड फार्मिंग के अंदर रेनफॉल पे बिल्कुल भी डिपेंडेंस नहीं होती है, यानी कि आप ज़्यादातर जो भी है रेनफॉल पे आप डिपेंडेंट नहीं हो कि कहीं रेनफॉल नहीं आई तो आपकी फसल ख़राब हो जाए, ये आप नहीं करोगे इसमें। इनको हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटेक्टिव एंड प्रोडक्टिव। तो प्रोटेक्टिव मतलब कि होता है यहाँ पे जो है हम इरीगेशन तब करते हैं जब हमें जो है फसल को प्रोटेक्ट करना हो। वैसे बारिश तो आ गई बारिश, ठीक है, बारिश आई है, उसको पानी मिल गया, बट हमने देखा कि यार अभी भी इतनी बारिश से हमारी जो है फसल सही नहीं हुई है, अभी भी इसमें वाटर की डेफिशिएंसी है, कुछ कमी है वाटर की, तो फिर वो वाला पानी हम उसको इरीगेट करके आर्टिफिशियली प्रोवाइड कर देते हैं। इससे क्या हुआ, हमारी फसल प्रोटेक्ट हो गई। अगर हम पानी देते ही ना तो क्या होता, फसल तो मर जाती है हमारी। अब हमने अपनी फसल को प्रोटेक्ट कर लिया कि जितना पानी बारिश से ज़रूरत है वो उसने ले लिया, अभी उसको और पानी की ज़रूरत है तो वो हम आर्टिफिशियली उसको प्रोवाइड करवा देंगे टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट ऑफ सॉइल मॉइस्चर डिफिशियंसी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम प्रोटेक्टिव फार्मिंग करते हैं। इरिगेशन एक्ट एज ए सप्लीमेंट्री सोर्स ऑफ वाटर एंड अबव द रेनफॉल, यानी कि इसमें ऐसा नहीं कि रेनफॉल की ज़रूरत ही नहीं है, यानी कि आपका खेत है, बारिश आई है, ठीक है जी, बट अब की बार क्या हुआ यार, बारिश कम आई है, बारिश के बावजूद हमें पानी देने की ज़रूरत है, तो आप अपना इरिगेशन का सिस्टम लाए और आपने फसलों को पानी दे दिया। द स्ट्रैटेजी ऑफ दिस काइंड ऑफ इरिगेशन इज टू प्रोवाइड सॉइल मॉइस्चर टू मैक्सिमम पॉसिबल एरिया, यानी कि मैक्सिमम पॉसिबल एरिया में फिर हम जो है इरिगेट कर सकते हैं, क्योंकि सबको थोड़ा थोड़ा पानी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। दूसरा होता है प्रोडक्टिव इरिगेशन। इसमें क्या होता है, टू प्रोवाइड सफिशिएंट सॉइल मॉइस्चर इन द क्रॉपिंग सीजन टू अचीव हाई प्रोडक्टिविटी। ये होता है कि इसमें सोलली आप इरिगेशन करो, यानी कि आप पूरी की पूरी क्रॉप जो है वो इरिगेशन से ही उगा रहे हो, और इससे क्या होता है, यहाँ पे हाईली प्रोटेक्टिव इरिगेशन होती है, बहुत ज़्यादा आप जो है पानी दे रहे हो क्रॉप्स को। और रीज़न क्या होता है, ये कमर्शियल फार्मिंग में यूज़ होता है, जब आपको यील्ड बहुत ज़्यादा चाहिए ना, कि जो आपकी फसल की जो यील्ड आ रही है, ये नहीं कि बहुत सारी आपकी फसल निकल के आ रही है, इसलिए लोग प्रोटेक्टिव इरिगेशन करते हैं। तो इन सच इरिगेशन द वाटर इनपुट पर यूनिट एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड इज हायर देन द प्रोटेक्टिव वन, ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा। नेक्स्ट आती है हमारी रेन्ड फार्मिंग, ठीक है। इसमें जो है ड्राई लैंड फार्मिंग होती है और एक वेट लैंड फार्मिंग होती है। तो ड्राई लैंड फार्मिंग होती है उन एरियाज़ में जहाँ पे रेनफॉल होती है लेस देन 75 सेंटीमीटर्स, ठीक है। और यहाँ पे ये लोग कौन कौन सी क्रॉप्स उगाते हैं, ये वो क्रॉप्स उगाते हैं जैसे कि रागी, बाजरा, मूंग, ग्राम, फॉडर क्रॉप्स हो गए हमारे। और ये जो है उन एरियाज़ में प्रैक्टिस होती है जहाँ पे जो है ना, मतलब कि आप मानो कि कम हो रही है बारिश बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है, उन एरियाज़ में होती है ये। इन एरियाज़ में लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी अपने यहाँ लगा के रखते हैं, जिससे कि जो रेन आई भी हो तो उसका पानी कलेक्ट कर लिया, वो भी हम जो है अपने घरों के ऊपर सिस्टम बनवा लेते हैं, फार्म के पास में सिस्टम बना लेते हैं कि रेन का जितना पानी है कुछ कलेक्ट भी हो जाए, उससे भी हम फार्मिंग कर पाएँ अपनी। दूसरा होता है वेटलैंड फार्मिंग, तो नाम पढ़ के समझ में आ रहा है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है ना, एक्सेस में जहाँ पे रेनफॉल हो रही है, उसको हम कहते हैं वेटलैंड फार्मिंग, ठीक है। तो रेनफॉल इन एक्सेस ऑफ सॉइल moisture requirement of plant during rainy season. Such region may face flood
एंड सॉइल इरोजन हैजार्ड्स ऑल्सो। अब इनमें क्या होता है, जहाँ पे वेटलैंड फार्मिंग होती है, यानी कि तेज़ी से बारिश आ रही है, बहुत ज़्यादा बारिश आती है और उसमें फसल उगा रहे हो आप, तो इसमें एक खतरा होता है कि या तो बाढ़ आ जाती है ज़्यादा बारिश की वजह से, तो पूरी फसल ख़राब हो जाएगी, या सॉइल इरोजन हो जाता है। यहाँ पे वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स उगाई जाती है, यानी कि वो क्रॉप जिनको बहुत पानी की ज़रूरत है, जैसे कि राइस को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। राइस तो अगर आप राइस की खेती देखोगे तो वो पानी में डूबे पड़े होते हैं, तो ये वेटलैंड फार्मिंग के थ्रू होते हैं, जहाँ बहुत बारिशें होती है, जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हो गई, कुछ हमारी कुछ मानसून एरियाज हो गए, वहाँ पे जैसे साउथ इंडिया के, वहाँ पे बहुत सारा चावल उगाया जाता है कोस्टल एरियाज़ के अंदर। और जो जूट है हमारा, आप जब भी जानोगे कि वेस्ट बंगाल में और बिफोर पार्टीशन तो जो बांग्लादेश को चले गए हमारे बहुत सारे जूट फार्मिंग एरियाज़, हमारे जूट मिल्स, तो जूट को बहुत पानी की ज़रूरत होती है, तो जूट को उगाया जाता है। शुगर केन को भी वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, इसको उगाया जाता है। तो प्रैक्टिस एक्वाकल्चर इन द फ्रेश वाटर बॉडीज ऑल्सो। अब क्योंकि ये वेटलैंड फार्मिंग में क्या होता है, बहुत सारा पानी होता है, बहुत पानी के पास में ये क्रॉप्स उगाई जा रही हैं, तो वहाँ पे एक्वाकल्चर भी हम कर लेते हैं, यानी कि मछली वगैरह भी वहाँ हम रेयर कर लेते हैं। ठीक है जी। तो अब आता है हमारा फूड ग्रेन्स, हम पढ़ेंगे। तो आपको पता है कि हमारे फूड ग्रेन्स हमारे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारा 2/3 ऑफ द क्रॉप एरिया है, वहाँ पे हम फूड ग्रेन्स उगाते हैं, यानी कि राजमा, छोले, चावल, आटा, ये सब उगा रहे हैं हम अपने। तो फूड ग्रेन्स कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हमारे यहाँ उगाए जाते हैं। तो बेसिक डिवीजन जो हमारे फूड ग्रेन्स का होता है वो होता है सीरियल्स में और पल्सेस में। सीरियल्स में क्या क्या आ जाते हैं, जैसे चावल आ गया, आटा आ गया, ये हमारे सीरियल्स में हो गए। पल्सेस में जैसे राजमा हो गए, छोले हो गए, ये सब पल्सेस में आती है। तो हेयर वी विल स्टडी द डिवीजन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। हमारे इंडिया में सीरियल्स कौन कौन से उगाए जाते हैं, और इंडिया का 54% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया में सीरियल उगाया जाता है। और पूरे वर्ल्ड का देखें तो 11% ऑफ द सीरियल जो है ना हमारे वर्ल्ड का, वो इंडिया से जाता है। इंडिया 3rd पोजीशन पे आता है आफ्टर चाइना एंड यूएसए सीरियल की ग्रोइंग में। ठीक है, इंडिया अलग अलग टाइप के सीरियल्स उगाता है, जैसे कि फाइन ग्रेन जैसे कि राइस एंड व्हीट, एंड कोर्स ग्रेन जैसे जौर, बाजरा, मेज एंड रागी। ओके जी, चलो अब अगर हम राइस की बात करें तो इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है राइस में वो है 22.07% पूरे वर्ल्ड का। पूरे वर्ल्ड का जो राइस जाता है उनमें से 22.07% इंडिया देती है, और इंडिया सेकंड आता है राइस के प्रोडक्शन में आफ्टर चाइना, जो 2018 में कैलकुलेशन हुआ था उसके बाद से। हमारे यहाँ जो राइस है वो हमारी कंट्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी पॉपुलेशन जो हमारी कंट्री की उनकी स्टेपल डाइट है राइस, वो डेली राइस कंज्यूम करते हैं। क्लाइमेट कैसा चाहिए इसको, ट्रॉपिकल ह्यूमिड वेदर चाहिए होता है। डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ जो क्लाइमेट में हमारे डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ चावल जो है ना वो उग जाते हैं। ठीक है, दीज आर सक्सेसफुली ग्रोन फ्रॉम सी लेवल अबव द 2000 मीटर, और ह्यूमिड एरियाज़ में हमारी ईस्टर्न इंडिया में बहुत सारी जगहों में ये उगा लिया जाता है। ठीक है, एंड फ्रॉम ह्यूमिड एरियाज इन इंडिया इंडिया टू ड्राई बट इरीगेटेड एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी एंड नदर्न राजस्थान। ठीक है, ओके अब सदर्न इंडिया में और वेस्ट बंगाल में क्लाइमेटिक कंडीशन अलाउ करती है कल्टीवेशन ऑफ राइस ट्वाइस और थ्राइस इन एग्रीकल्चर ईयर। तो यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसे है कि आप 2 से 3 बार भी राइस उगा लेते हो। वेस्ट बंगाल में जो फार्मर्स है वो 3 बार राइस की फसल उगाते हैं, और उसको हम वो नाम देते हैं औस, अमन और बोरो। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज औस, अमन, बोरो, तो ये वेस्ट बंगाल के चावल की जो है फसल के नाम है। हिमालयाज और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर जो है वहाँ पे जो राइस है उसको खारिफ क्रॉप की तरह उगाया जाता है, और साउथ वेस्ट में मॉनसून सीजन में उगाया जाता है। तो आप देख सकते हो कि कितना फ़र्क है, एक एरिया में किसी समय पे राइस उगाया जा रहा है और एक एरिया में किसी समय में उगाया जा रहा है। ठीक है, अगर अपनी कंट्री की अगर हम बात करें तो हमारे टोटल एरिया में से 1/4 एरिया के अंदर राइस ही उगाया जा रहा है। जो लीडिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स है राइस के वो हैं वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, और जो है यहाँ पे तो हाई यील्ड ऑफ राइस निकलती है। तमिलनाडु है, हरियाणा है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, वेस्ट बंगाल एंड केरला है। इन द फर्स्ट 4 ऑफ दी स्टेट ऑलमोस्ट द एंटायर लैंड राइस इज कल्टिवेटेड इज इरीगेशन के अंडर। तो ये जो फर्स्ट 4 स्टेट्स यहाँ पे लिखी है, यानी कि पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, इनमें तो टोटल जितना भी राइस उगाया जा रहा है वो इरीगेशन के थ्रू उगाया जा रहा है। पंजाब एंड हरियाणा में जो राइस है वो ट्रेडिशनल ग्रो नहीं होता था, अब राइस यहाँ पे ग्रो हो रहा है, वो भी इरीगेशन फैसिलिटी को यूज़ करके। यील्ड ऑफ दिस क्रॉप इज़ वेरी लो इन ओडिशा एंड मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, यानी कि जैसे मैंने आपको कहा ना यील्ड मतलब क्या कि ये जो ये है इस पर कितने चावल निकल के आएंगे, वो मध्य प्रदेश, ओडिशा और जो है छत्तीसगढ़ में बहुत कम है। अगर ग्रीन रेवोल्यूशन के इम्पैक्ट की बात करें तो 1970 से जो राइस कल्टीवेशन था वो पंजाब और हरियाणा में तब शुरू हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल क्या है थे यहाँ पे कि यहाँ पे इन लोगों ने हाई यील्ड ऑफ वेराइटी को यूज़ करा, सीड्स को और फर्टिलाइजर को, पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करा, तो फिर यहाँ पे
चावल बहुत ज़्यादा उगाए जाने लग गए। ठीक है, तो आप देख सकते हो मेजर एरियाज़ और माइनर एरियाज़ किसकी कल्टीवेशन की गिवन है, ये हमारे को राइस की कल्टीवेशन की गिवन है। मेजर एरियाज डार्क ग्रे वाले और माइनर एरियाज लाइट ग्रे वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेस्ट बंगाल का एरिया, ये थोड़ा सा हमारा यूपी का एरिया, ये मेजर एरियाज में आ रहा है। यहाँ नीचे कौन कौन से एरियाज है, तो यू कैन जस्ट स्टडी रीड द मैप व्हेनेवर यू हैव टाइम। अब आता है हमारा सेकंड, आती है हमारी वीट। तो अब पढ़ना है वीट के बारे में। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है हमारी कंट्री की वीट। 12.8% ऑफ टोटल वीट प्रोडक्शन जो 2017 के हिसाब से था वो हमारी कंट्री से गया था। 14% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया में वीट उगाया जाता है। क्लाइमेट कैसा चाहिए इसको, टेम्परेट जोन में ये उगाया जाता है, राबी सीजन में उगाया जाता है, बेसिकली थोड़ा ठंड वाला सा जो मौसम आ जाता है। लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है एंड राजस्थान है। यील्ड लेवल ऑफ वीट इज़ वेरी हाई, अबव 4000 किलोग्राम पर हेक्टेयर। यील्ड इसकी आज के समय में बहुत अच्छी हो चुकी है। मध्य प्रदेश में, हिमाचल में एंड जम्मू एंड कश्मीर में ग्रोइंग वीट अंडर रेन फेड कंडीशन हैव लो यील्ड। अब यहाँ पे ना रेन फेड कंडीशन के अंदर वीट उगाई जाती है, तो यहाँ पे यील्ड थोड़ी लो होती है। रेन फेड मतलब बारिश से। ठीक है, अबाउट 85% ऑफ द टोटल एरिया अंडर दिस क्रॉप इज कंसंट्रेटेड इन नदर्न एंड सेंट्रल रीजन्स ऑफ द कंट्री। तो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ वीट कहाँ उगाया जाता है, नदर और सेंट्रल इंडिया के अंदर। और क्योंकि एक राबी क्रॉप है, यानी कि थोड़े से ठंड के मौसम वाली क्रॉप है, ठंड में ही उगाई जा रही है ये। इट इज़ मोस्टली ग्रोन अंडर इरीगेटेड कंडीशन, क्योंकि ठंड में तो ज़्यादा बारिशें होती नहीं है। बट इट इज़ अ रेन फेड क्रॉप इन द हिमालयन हाईलैंड्स। हिमालय के हाईलैंड में ये रेन फेड क्रॉप है। पार्ट्स ऑफ मालवा प्लेट्यू इन मध्य प्रदेश में ये रेन फेड क्रॉप है, यानी कि रेन के बाद जो है इसमें इरिगेशन करवाई जाती है। ठीक है जी, अभी वीट ग्रोइंग एरियाज भी यहाँ पे मेजर और माइनर प्रोड्यूसर्स गिवन है, जो हम मैप वाली वीडियोस अलग करा करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा जोवर। ठीक है, जोवर एक कोर्स ग्रेन है, ये 16.50% टोटल क्रॉप एरिया को ऑक्यूपाई करता है। अमंग दीज आर जोवर एंड सोरगम अलोन अकाउंट्स इज 5.3 ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया। ठीक है जी, तो इम्पॉर्टेंट मेन फूड क्रॉप है ये। सेमी एरिड एरियाज़ की, सेंट्रल सदर्न इंडिया की, महाराष्ट्र की जो है, ये इन एरियाज़ की ना बहुत अच्छी खाने वाली क्रॉप है ये। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो हाफ ऑफ द टोटल जोवर प्रोडक्शन जो कंट्री का है वो महाराष्ट्र से ही होता है। ठीक है, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में भी जोवर उगाया जाता है। क्लाइमेट कैसा चाहिए इसको, खारिफ और राबी दोनों ही सीजन में उगाया जाता है सदर्न स्टेट्स के अंदर, बट इट इज़ अ खारिफ क्रॉप इन द नदर्न सीजन, यानी कि इसे थोड़ा गर्म क्लाइमेट चाहिए। साउथ ऑफ विंध्याचल में इट इज़ अ रेन फेड क्रॉप एंड इट इज़ यील्ड इज़ वेरी लो। ठीक है जी, चलो अगला आता है हमारा बाजरा। बाजरा को हॉट और ड्राई क्लाइमेट में सो करा जाता है और ये नॉर्थ वेस्ट और वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में उगाया जाता है। इट इज़ अ हार्डी क्रॉप विच रेसिस्ट फ्रीक्वेंट ड्राई स्पेल्स एंड ड्रॉट इन दिस रीजन। इट इज़ कल्टिवेटेड अलोन एज वेल एज पार्ट ऑफ मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग में भी उगाया जाता है और अकेले भी उगाया जाता है। 5.2% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया में ये उगाया जाता है। लीडिंग प्रोड्यूसर है महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा एंड जो है बस इतने ही है। यील्ड ऑफ दिस क्रॉप हैज़ इंक्रीज ड्यूरिंग रिसेंट ईयर। रिसेंट ईयर से इसकी जो यील्ड है बाजरे की, ये बहुत पिजन बहुत खाते हैं ये बहुत बढ़ गई है। अगला आता है हमारा भुट्टा यानी कि मेज़। मेज़ जो है हमारा फॉडर क्रॉप भी है और जो फूड की तरह भी यूज़ होता है ये। सेमी एरिड क्लाइमेटिक कंडीशन में और इन्फीरियर सॉइल्स में भी इसे उगा सकते हो। कंट्री का 3.6% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया में उगाया जाता है। इट इज सोन ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट पंजाब एंड ईस्टर्न एंड नदर्न ईस्टर्न रीजन। कहीं पे भी उगा सकते हो आप, पंजाब में नहीं उगता, ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्ट रीजन में नहीं उगता। लीडिंग प्रोड्यूसर है कर्नाटका, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, यूपी। यील्ड लेवल ऑफ मेज इज हायर देन अदर कोर्स सीरियल्स। तो बाकी जितने कोर्स सीरियल जैसे बाजरा हमने देखा, जोवर देखा, तो उनसे ज़्यादा इसकी यील्ड आती है। इट इज़ हाईएस्ट इन द सदर्न स्टेट्स एंड डिक्लाइन टुवर्ड्स द सेंट्रल पार्ट्स। तो जैसे सदर्न स्टेट्स में तो भुट्टे की फसल बहुत ज़्यादा आती है, फिर धीरे धीरे सेंट्रल इंडिया तक जाते जाते कम होती रहती है। नेक्स्ट अब आते हैं हमारे कैटेगरी 2 पे आ गए हम, पल्सेस में आ गए हैं। तो पल्सेस ये होती है क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे वेजिटेरियन डाइट्स फॉलो करने वाले लोग हैं, तो वेजिटेरियन डाइट में पल्सेस के सब ही है जो हमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन जो है वो प्रोवाइड करती हैं, प्रोटीन। अब ये लेग्यूम क्रॉप्स है। लेग्यूम्स यानी कि ये जैसे हमारा जो राजमा होता है ना, जो राजमा चावल हम कहते हैं, तो राजमा हो गया, बहुत सारी ऐसी लेग्यूम्स होते हैं इसमें जिनमें ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो नाइट्रोजन फिक्स कर देती है सॉइल का। तो लेग्यूमेस क्रॉप्स उगाने से सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज होती है। 11% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया में हमारे यहाँ पे ये उगाई जाती है पल्सेस, और ये रेन फेड क्रॉप होती है इन द ड्राई लैंड्स। ठीक है, द यील्ड ऑफ पल्स आर लो एंड फ्लक्चुएट फ्रॉम ईयर टू ईयर। तो इसकी यील्ड कम होती है और फ्लक्चुएट करती रहती है साल भर साल। मेन पल्सेस जो कल्टिवेट होती है हमारे इंडिया में वो है ग्राम और तुर। ठीक है, यानी कि छोले और जो तूर होती है वो हम सबसे ज़्यादा उगाते हैं। ग्राम जो यानी कि जो हमारे छोले हो गए 2.8% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया में उगाए जाते हैं। सब ट्रॉपिकल एरिया में उगाए जाते हैं।
हैं, राबी सीजन में उगाए जाते हैं इन सेंट्रल वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। जस्ट 1 or 2 लाइट शावर्स और इरीगेशन रिक्वायर्ड टू ग्रो दिस क्रॉप सक्सेसफुल। ये ज़्यादा इरीगेशन की भी जरूरत नहीं होती है। इट हैज़ बिन डिस्प्लेस फ्रॉम द क्रॉपिंग पैटर्न बाय व्हीट इन हरियाणा, पंजाब एंड नॉर्दर्न राजस्थान फॉलोइंग द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इसके साथ ऐसा हुआ है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ना जो है, जबकि यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में ये बहुत ज़्यादा उगाए जाते थे छोले, इसकी जगह व्हीट की कल्टीवेशन को बढ़ा दी गई। तो वो भी हमने अपनी फूड की सफिशिएंसी को पूरा करने के लिए करा था। मेन प्रोड्यूसर है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड राजस्थान। ठीक है, अगला आता है तूर, अरहर की दाल जिसको हम कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेड ग्राम और पिजन पी भी इसको बोला जाता है। इट इज़ कल्टिवेटेड ओवर मार्जिनल लैंड्स एंड अंडर रेन फेड कंडीशन इन द ड्राई एरियाज ऑफ द सेंट्रल एंड सदर्न स्टेट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, दिस क्रॉप ऑक्यूपाइज ओनली 2% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया। महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा ये उगाई जाती है। 1/3 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन तुर का महाराष्ट्र से आता है। ठीक है, अदर लीडिंग प्रोड्यूसर है उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, मध्य प्रदेश। पर हेक्टेयर आउटपुट ऑफ दिस क्रॉप इज़ वेरी लो एंड इट्स परफॉर्मेंस इज इनकन्सिस्टेंट। तो परफॉर्मेंस भी इतनी ज़्यादा नहीं है इसकी और यील्ड भी काफ़ी लो है इस क्रॉप की। नेक्स्ट आते हैं हमारे ऑयल सीड्स, जिनको हम डायरेक्टली भी यूज़ करते हैं, इनसे ऑयल निकाल के भी इनको यूज़ करते हैं। ठीक है जी, तो हमारे जो ऑयल सीड्स हैं ये 14% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया को जो है कंज्यूम करते हैं। इसमें ग्राउंडनट, रैपसीड्स, मस्टर्ड, सोयाबीन, सनफ्लावर, ये सब टाइप के ऑयल सीड्स हमारे यहाँ पे उगाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है ग्राउंडनट। तो अगर हम ग्राउंडनट देखें तो 18.8% ऑफ द टोटल लैंड एरिया में हमारा ग्राउंडनट उगाया जाता है। ठीक है, ये रेन फेड क्रॉप है, इन द खारिफ क्रॉप है। ठीक है, बट इन साउथ इंडिया इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग राबी सीजन्स एज वेल। तो इन जो हमारा नॉर्थ इंडिया है वहाँ पे तो ये गर्मियों में ही उगाई जाती है, यानी कि खारिफ सीजन में ही, बट साउथ इंडिया में राबी में भी ये उगा ली जाती है। कवर 3.6% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया। इसके लीडिंग प्रोड्यूसर है गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र। यील्ड ऑफ ग्राउंडनट इज कंपैरेटिवली हाई इन तमिलनाडु में इसकी यील्ड हाई है, और क्योंकि यहाँ पे पार्टली इरिगेशन भी यूज़ होती है इसमें, बट इट्स यील्ड इज लो इन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक। यहाँ पे इसकी यील्ड लो है। रैप सीड्स एंड मस्टर्ड्स, ठीक है, तो इसमें ऑयल सीड्स होते हैं जैसे राई, सरसों, तुराई, तरामरी, इन सबको मिला के ये बनता है। इसको राबी सीजन में उगाया जाता है नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया के। दीज आर फ्रॉस्ट सेंसिटिव क्रॉप्स एंड यील्ड्स फ्लक्चुएट फ्रॉम ईयर टू ईयर। ठीक है जी, तो बहुत ठंड लग जाती है इन क्रॉप्स को, तो ये इनकी यील्ड फ्लक्चुएट करती रहती है। 2/3 ऑफ द कल्टिवेटेड एरिया ऑफ दिस क्रॉप इज इरीगेटेड। तो ये जितनी क्रॉप उगाई जाती है उनमें से 2/3 एरिया का तो इरीगेशन से ही होती है। 2.5% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया में ये उगाई जाती है। राजस्थान से बहुत सारा प्रोडक्शन आता है हमारा जो है ये ऑयल सीड्स का। यील्ड ऑफ दिस क्रॉप्स आर कंपेरेटिवली हाई इन हरियाणा एंड राजस्थान। ओके, अब मुझे ना पता है ऐसा लग रहा है इन्हें पढ़ाते हुए कि आई एम जस्ट रीडिंग इट, बट क्या करें, ये तो आपको लर्न ही करनी है, तो मैंने फिर भी इनका थोड़ा टेबल बना दिया सो यू कैन अंडरस्टैंड इट ईजिली। नाउ आता है सोयाबीन एंड सनफ्लावर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हो, या अदर इंपॉर्टेंट ऑयल सीड्स ग्रोन इन इंडिया। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ये 90% ऑफ द प्रोडक्शन ले आते हैं इसका। सनफ्लावर की कल्टिवेशन की अगर हम बात करें तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ महाराष्ट्र में होती है। इट इज़ अ माइनर क्रॉप इन द पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया वेयर इट इज़ यील्ड इज़ हाई ड्यू टू इरीगेशन। तो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा नहीं उगाया जाता है, बट इसकी यील्ड बहुत आ जाती है क्योंकि जो है यहाँ पे इरीगेशन के थ्रू हम इससे उगाते हैं। अब आती है हमारी फाइबर क्रॉप्स में आता है कॉटन और जूट। ठीक है जी, तो कॉटन पे आते हैं अब हम। तो कॉटन की बात हम करें तो ट्रॉपिकली ग्रोन होती है कॉटन। ठीक है, खारिफ सीजन में ग्रोन होती है इन सेमी एरिड एरियाज ऑफ इंडिया, एंड इंडिया लॉस्ट अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ कॉटन ग्रोइंग एरिया टू पाकिस्तान ड्यूरिंग पार्टीशन। तो पार्टीशन के समय पे हमने बहुत सारा अपना कॉटन ग्रोइंग एरिया पाकिस्तान को लूज़ कर दिया था। इंडिया जो है शॉर्ट स्टेपल वाली भी उगाती है और लॉन्ग स्टेपल वाली भी कॉटन उगाती है। जो शॉर्ट स्टेपल वाली होती है उसे इंडियन कॉटन कहते हैं, और लॉन्ग स्टेपल वाली को हम अमेरिकन कॉटन कहते हैं, उसको कहते हैं नरमा। ठीक है, इसमें क्लियर स्काई चाहिए ड्यूरिंग फ्लावरिंग स्टेज, यानी कि बारिश नहीं चाहिए। कवर 4.7% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया। इंडिया सेकंड नंबर पे आता है कॉटन की कल्टीवेशन में आफ्टर चाइना। 3 कॉटन ग्रोइंग एरियाज है हमारी कंट्री के अंदर। एक नॉर्थ वेस्ट में जैसे कि पंजाब, हरियाणा एंड नॉर्थ राजस्थान में, फिर है वेस्ट में गुजरात एंड महाराष्ट्र में, फिर है साउथ में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड साउथ। लीडिंग प्रोड्यूसर है इसकी गुजरात, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना। इसकी यील्ड महाराष्ट्र में बहुत ही ज़्यादा लो है, जहाँ पर ये रेन फेड कंडीशन में उगाई जाती है। ओके जी, तो ये जूट और कॉटन एरियाज गिवन है। एज आई टोल्ड यू, जूट यहाँ पे वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश साइड में उगाया जाता है, तो ये आपको यहाँ पे इस मैप में दिख भी रहा है।
ठीक है। अब आता है जूट। जूट का यूज़ बहुत सारे होते हैं, कोई कोर्स क्लॉथ बनना हो, बैग बनना हो, बोरे बनने हो, डेकोरेटिव आइटम में जूट का यूज़ होता है। इंडिया की बहुत सारी जो जूट वाली एरियाज़ थे ग्रोइंग के, वो बांग्लादेश के तरफ चले गए थे, हमारे जो है ईस्ट पाकिस्तान की तरफ गए थे पहले, फिर वो बांग्लादेश बन गया। ठीक है। इंडिया प्रोड्यूसेस 3/5 ऑफ द जूट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि पूरे वर्ल्ड का 3/5 जूट हम उगाते हैं। वेस्ट बंगाल में 3-4% आ जाता है जूट का। बिहार और असम में भी जो है जूट उगाया जाता है। बीइंग कंसंट्रेटेड इन ओनली फ्यू स्टेट्स, क्योंकि जूट बहुत कम स्टेट्स में उगाया जा रहा है, ये अकाउंट करती है सिर्फ 0.5% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया। देख सकते हो आप इस मैप में कि कितनी कम जगहों में जो है जूट उगाया जा रहा है, क्योंकि जूट उगाने के लिए जो कंडीशन चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर होती है। अब आते हैं हमारी नेक्स्ट क्रॉप, दैट इज शुगर केन, टी और कॉफ़ी। ठीक है जी। तो शुगर केन की बात करें तो ये ट्रॉपिकल क्रॉप है, उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा उगाई जाती है। 2/5 ऑफ द जो है प्रोडक्शन शुगर केन का वो उत्तर प्रदेश से ही आता है। शुगर केन ग्रोइंग एरियाज तो महाराष्ट्र है, साउथ इंडिया में भी है, जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश में। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का आफ्टर ब्राज़ील एंड अकाउंट्स फॉर 19.7% ऑफ द वर्ल्ड्स प्रोडक्शन। अदर लीडिंग प्रोड्यूसर है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। वे यील्ड लेवल ऑफ शुगर केन इज हाई, इट्स यील्ड इज लो इन नॉर्थ इंडिया। ओके जी। चलो अगला आने से पहले यहाँ शुगर केन डिस्ट्रीब्यूशन मैप भी आपको दिख रहा है। अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट जो है हमारी चाय, प्यारी प्यारी चाय जिसको हम कहते हैं टी। तो टी जो है ब्लैक टी लीव्स को फर्मेंट करा जाता है, ग्रीन टी लीव्स होती है वो अनफर्मेंटेड होती है। ठीक है। इन इंडिया टी प्लांटेशन स्टार्ट हुई थी 1840 से ब्रह्मपुत्रा वैली में, असम में, और लेटर ऑन इसकी प्लांटेशन जो है सब हिमालयन रीजन, वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग जो है और कूच में और जो है बहुत और जगहों पे होने लगती है। टी इज़ ऑल्सो कल्टिवेटेड ऑन द लोअर स्लोप्स ऑफ नीलगिरी एंड कार्डोमम हिल्स के अंदर भी, वेस्टर्न घाट्स में, वहाँ भी चाय उगाई जाती है। इंडिया 21.22 ऑफ द टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन को अकाउंट करता है टी के। सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है हम टी के। और लीडिंग कंट्रीज़ कौन सी है, लीडिंग स्टेट्स कौन सी है हमारे यहाँ की जो टी उगाती हैं? असम, वेस्ट बंगाल और फिर तमिलनाडु। असम 53.2% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया जो है उसका जो है हमारे वर्ल्ड का, हमारे इंडिया का सॉरी, तो असम अकाउंट्स फॉर 53.2% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर देन हाफ ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। तो मतलब जितना भी हमारे यहाँ से टी जा रहा है हाफ तो असम लाता है, बाकी बचा हुआ वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु से आता है। ओके जी। अब अगली आती है हमारी कॉफ़ी। ठीक है। तो ट्रॉपिकल प्लांटेशन क्रॉप है ये। सीड्स आर रोस्टेड, ग्राउंड एंड आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग अ बेवरेज। ठीक है। 3 वेराइटी होती है इसकी, अरेबिका, रोबस्टा एंड लिबेरिका। इसमें से जो सबसे सुपीरियर क्वालिटी की कॉफ़ी होती है वो होती है अरेबिका, जिसकी बहुत डिमांड होती है इंटरनेशनल मार्केट में, और हम लोग तीनों ही उगाते हैं। इंडिया प्रोड्यूसेस 3.17% ऑफ द वर्ल्ड की कॉफ़ी एंड हम 8th नंबर पे आते हैं। कल्टिवेटेड इन हाईलैंड्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। कर्नाटका 2/3 प्रोडक्शन करता है कॉफ़ी का। ओके जी। आप कॉफ़ी प्लांटेशन की और टी प्लांटेशन के एरियाज यहाँ पे आप देख सकते हो। अब आता है हमारा अगला क्रॉप, क्रॉप्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। अब हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कैसे हुआ वो हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक्स में, और जल्दी ही चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। ओके। तो अब इस टॉपिक में हम अपनी कंट्री का एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कैसे हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद क्या हमारे यहाँ पे स्टेजेस थी और उसको हमने करेक्ट कैसे करा, ये जानने वाले हैं। तो बिफोर इंडिपेंडेंस की बात करें तो हमारे एग्रीकल्चर का नेचर सब्सिस्टेंस था। सब्सिस्टेंस मतलब होता है कि बहुत कमर्शियली फार्मिंग नहीं हुई थी, प्रॉफिट के लिए नहीं हो रही थी, फैमिलीज हाउस होल्ड फार्मिंग हो रही थी, लोग जितना उगा रहे थे थोड़ा बहुत अपना सब्सिस्टेंस के लिए रख लिया करते थे। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर आप ह्यूमन ज्योग्राफी वाले के प्राइमरी एक्टिविटीज़ में पढ़ चुके हो, उस टाइप की फार्मिंग होती थी और इसका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं चल रहा था। ठीक है जी। अब हम बात करें, जैसे ही हमारे को इंडिपेंडेंस मिलती है उसके बाद से हमने जो है अपने फार्मिंग पे, एग्रीकल्चर पे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में फोकस करना शुरू करा। एंड पार्टीशन के दौरान हमारी 1/3 ऑफ द इरीगेटेड एरिया जो था वो चला गया था पाकिस्तान की साइड पे। आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने पॉलिसीज अपॉइंट करी जिससे हम अपनी फूड ग्रेन प्रोडक्शन को, क्योंकि हमारे यहाँ पे खाने की कमी ना हो, तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए सोचे कुछ स्टेप्स। तो ये वो 3 स्टेप्स है जो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट ने सोचे थे जिससे हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज हो। पहला, स्विचिंग फ्रॉम कैश क्रॉप्स टू द फूड क्रॉप्स। जो खाली कैश क्रॉप, क्योंकि ब्रिटिशर्स के दौरान में प्लांटेशन एग्रीकल्चर बहुत हो रहा था, टी, कॉफ़ी और सारी कैश क्रॉप पे ध्यान दिया जा रहा था, तो कैश क्रॉप से फूड क्रॉप जिससे लोगों का पेट भरे, आटा चावल हो गया, उन पे ज़्यादा ध्यान दो। इंटेंसिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग ओवर
ऑलरेडी कल्टिवेटेड एरिया, यानी कि जो ऑलरेडी कल्टिवेबल लैंड है तो वहीं पे इंटेंसिफाई करो क्रॉपिंग को, यानी कि वहीं से ज़्यादा यील्ड निकालो। इंक्रीजिंग कल्टिवेटेड एरिया बाय ब्रिंगिंग कल्टिवेटेड एंड फैलो लैंड अंडर प्लॉ, तो और इंक्रीज करो कल्टिवेटेड एरिया को, जिससे जो फैलो लैंड है, जो साल भर से फार्मिंग नहीं हुई, जो बेकार लैंड है, उनको भी आप कल्टिवेशन में लाओ, जिससे जो है हमारी फार्मिंग इंक्रीज हो पाए। इनिशियली ये स्ट्रैटेजी ने हमें हेल्प करा, बट लेट 1950 तक हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन स्टैग्नेट हो गया। यानी कि स्टैग्नेट हो जाना मतलब पॉपुलेशन तो बहुत बढ़ गई, उतना हम फार्मिंग प्रोड्यूस नहीं निकाल पाए, उतना हमारा यील्ड आया नहीं, तो उससे क्या हुआ, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन स्टैग्नेट हो गया। हमारे यहाँ अभी भी फूड शॉर्टेजेस होने लग गई थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने दो अपनी अडॉप्ट करी थी जो है पॉलिसीज़, वो थी इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, दूसरी थी इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम। ये दो लॉन्च करी गई थी, बट उसके बाद में मिड 1960s में ड्रॉट आई थी, यानी कि सूखा पड़ गया था, तो और ज़्यादा फूड क्राइसिस हमारे यहाँ पे हो जाते हैं। इतने फूड क्राइसिस हो जाते हैं कि हमें फॉरेन कंट्रीज से, यानी कि अमेरिका तक से जो है एक्सपोर्ट कराना पड़ता है, हमें फूड ग्रेन तक एक्सपोर्ट कराना पड़ा था, यानी कि हम मतलब कि इतनी ज़्यादा फूड शॉर्टेजेस में आ चुके थे। तो इसलिए फिर हमारे यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन जो है लॉन्च करा जाता है, जिससे कि आज के बाद हमें कभी फूड शॉर्टेजेस ना हो, तो इसलिए हमने ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च करा। इसके लिए न्यू सीड की वेराइटीज़ आई थी मैक्सिको से, राइस आए थे फिलीपींस से, इनको बोला जाता था हाई यील्डिंग वेराइटी के सीड। ये वो सीड थे जो मैंने आपको दिखाया ना, यील्ड ज़्यादा है, क्योंकि इस पे जो ये इतने दाने नहीं, ज़्यादा दाने निकलेंगे हमारी फसलों के अंदर। ये बहुत लेमन लैंग्वेज में मैं तुम्हें समझा रही हूँ, ठीक है। तो ये मिड 1960 से स्टार्ट हुआ था। गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी थी पैकेज टेक्नोलॉजी, जिसमें HYV सीड्स का यूज़ हो रहा था, केमिकल फर्टिलाइजर का और इरीगेशंस का, ठीक है। और ये उन एरियाज़ में हुआ था जहाँ हाईली प्रॉस्परस फार्मर ऑलरेडी थे, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश और गुजरात। यहाँ पे जो है ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे ज़्यादा हुआ था। इसकी एडवांटेज हमें क्या हुई, हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन फास्टर रेट से बढ़ा, वीट तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था, इससे हमारी कंट्री फूड सफिशिएंट हुई। इससे एग्रो इनपुट्स और एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को भी बहुत फ़ायदा हुआ। द स्ट्रेटेजी ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट मेड द कंट्री सेल्फ रिलायंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, और हमें यही चाहिए था। उस समय हमें बाहर से एक्सपोर्ट कराना पड़ रहा था खाने को, तो वो हमें बंद कर दिया हमने, क्योंकि हम सेल्फ रिलायंट हो गए थे, हम अपना खाना खुद उगा पा रहे थे। बट ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज रियली कन्फाइंड टू इरीगेटेड एरिया ओनली। बट ग्रीन रेवोल्यूशन का फ़ायदा सिर्फ उन्हीं एरियाज में पहुंच रहा था जहाँ पे इरीगेशन फैसिलिटी थी, जहाँ रेन फेड वाली थी, वहाँ फ़ायदा भी नहीं हो रहा था। दिस लेड टू द रीजनल डाइवर्सिटी। इससे क्या हो गया, एक स्टेट और दूसरे स्टेट के अंदर डाइवर्सिटी आ गई, ठीक है जी। आफ्टर विच द टेक्नोलॉजी स्प्रेड टू द ईस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और फिर उसके बाद हमारा काफ़ी समय बाद जो है ईस्टर्न और सेंट्रल पार्ट ऑफ कंट्री में हमने टेक्नोलॉजीज़ को जो है भेजना वो शुरू करा। गवर्नमेंट एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ रेन फेड एरिया। अब गवर्नमेंट को समझ में आया कि अगर हमें आगे प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो जिन एरियाज़ में रेन फेड फार्मिंग हो रही है हमें उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए 1998 में प्लानिंग कमीशन ने इनिशिएट करा एग्रो क्लाइमेटिक प्लानिंग टू इंड्यूस रीजनली बैलेंस एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। क्योंकि ऐसा हो रहा था भाई, पंजाब और हरियाणा है और यूपी है, यहाँ तो बहुत फार्मिंग हो रही है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे इनपुट्स और टेक्नोलॉजी से फार्मिंग हो रही है, और कुछ एरियाज़ ऐसे जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गई, वहाँ वही प्रिमिटिव एज की टाइप की फार्मिंग हो रही है। तो गवर्नमेंट ने कहा इस तो गलत बात है, मेहनत तो वहाँ के फार्मर भी करें, यहाँ के भी करें, उनको यील्ड नहीं आ रही, यहाँ को आ रही है, तो इसलिए ये डिवीजन को हमें चेंज करना पड़ेगा। इसलिए हमने डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज अपनाई। इट ऑल्सो एम्फसाइज ऑन द नीड फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, हार्नेसिंग ऑफ रिसोर्सेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डेयरी फार्मिंग, कि एग्रीकल्चर के साथ में आप और एक्टिविटीज़ करो, डेयरी फार्मिंग करो, पोल्ट्री करो, लाइफ स्टॉक रेलिंग करो, एक्वाकल्चर करो। 1990s में जब हमने LPG अडॉप्ट कर ली थी और फ्री मार्केट इकोनॉमी जो है हमने अडॉप्ट करी, तो उससे हमारे इंडियन एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा अलग इफेक्ट आया, ठीक है। अब एक आपको याद रखना है, ये नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर NMSA, इसका नोट आपको एग्जाम में लिखने को आ सकता है, तो आप ये रीड कर लेना, ठीक है जी। दूसरा हमारा आता है अब ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है जी। तो हमारे एग्रीकल्चर आउटपुट का जो है ग्रोथ पे क्या इफेक्ट पड़ा इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजी के साथ में। तो देयर हैज़ अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन एग्रीकल्चर आउटपुट पिछले 50 सालों में। प्रोडक्शन एंड यील्ड ऑफ राइस, शुगर केन और ऑयल सीड और कॉटन बढ़ गया है। एक्सपेंशन ऑफ इरीगेशन की वजह से, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से, HYV सीड्स की वजह से, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और फार्म की मशीनरी की वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस है वो बड़ा है। नेट इरीगेटेड एरिया, यानी कि जो एरिया जहाँ पे इरीगेशन हो रही है वो भी आज के समय पे हमारा बहुत बढ़ गया है। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने केमिकल फर्टिलाइजर्स और जो हमारा फर्टिलाइजर्स है उनका जो कंजम्पशन है वो और ज़्यादा बढ़ा दिया है, ठीक है जी।
तो इससे हमारा फार्म प्रोड्यूस जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ना फार्मर्स पोर्टल ऑफ इंडिया, ये भी आपके एग्जाम में वन शॉर्ट नोट में आ सकता है, तो दिस ऑल्सो यू हैव टू रीड। अब हम आते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर कि इंडिया के एग्रीकल्चर में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। सबसे पहला है इराटिक मानसून। तो जैसे कि आपको पता है ओनली 33% ऑफ कल्टिवेबल एरिया के अंदर जो है इरीगेशन से फार्मिंग होती है, ठीक है। इरीगेशन कवर्स ओनली 33% ऑफ द कल्टिवेट एरिया, मतलब कि आर्टिफिशियली इरीगेट तो हम उन्हीं को कर रहे हैं 33%, तो बाकी तो रेन पे डिपेंडेंट है। और कई बार हमारे यहाँ पे जो है साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून मतलब क्या हुआ आपको पता है, ये हमारा जो है ये होता है साउथ साइड और ये वेस्ट साइड। तो हमारे यहाँ बादल जो मानसून लेकर आते हैं वो इधर से एंटर करते हैं, फिर हमारे पूरे एरिया में आते हैं, तो इसलिए इसे साउथ वेस्ट मानसून बोल जाते हैं। तो जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून है, कई बार देखा है ना यार अब की बार तो मानसून में बारिश ही नहीं हुई है, तो अगर वो ना हो तो एग्रीकल्चर पे उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। उससे क्या होगा, कैनाल्स फिल नहीं होंगे, तो इरिगेशन आप कैसे कर पाओगे। राजस्थान और अदर ड्रॉट प्रोन एरिया के अंदर तो हालत और बुरी हो जाती है। इवन द एरिया रिसीविंग हाई एनुअल रेनफॉल एक्सपीरियंस कंसिडरेबल फ्लक्चुएशंस। तो जैसे जैसे हमारा क्लाइमेट बदल रहा है, तो वो एरिया जहाँ ज़्यादा हम कहते हैं बहुत बारिश होती है, यहाँ चावल हुआ, वहाँ पे भी बारिशें फ्लक्चुएट कर जाती है। दिस मेक्स द वल्नरेबल टू बोथ ड्रॉट्स एंड फ्लड। अब क्या होता है भैया कि कोई एक एरिया ऐसा है जहाँ पे रेनफॉल हो रही है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल, वहाँ होगी तो बाढ़ आ जाएगी। जहाँ एरिया पे रेनफॉल की ज़रूरत है वहाँ ना हो तो वहाँ सूखा पड़ जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है। द फ्लैश फ्लड इन ड्राईलैंड जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान इन 2006 एंड 2017 आर एग्जाम्पल ऑफ दिस फिनोमिना। ड्रॉट्स एंड फ्लड कंटिन्यू टू बी ट्विन मीनेंसेस इंडियन एग्रीकल्चर। ये दोनों हमारी मुसीबतें बन चुकी है एग्रीकल्चर की, ड्रॉट एंड फ्लड, ठीक है जी। अब आता है लो प्रोडक्टिविटी यानी कि लो यील्ड। वो मैंने कहा ना आपको कि कम आपकी खेती आपने जो करी उसका रिजल्ट आपको कम मिल रहा है, तो ये राइस में, व्हीट में, कॉटन में, ऑयल सीड में हो जाता है। इंडिया की जो यील्ड है वो यूएसए, रशिया, जापान से बहुत लो है, और लेबर प्रोडक्टिविटी भी हमारा बहुत लो है। इसकी वजह से हमारी लैंड रिसोर्सेज पे बहुत प्रेशर पड़ जाता है। लेबर प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडिया इज ऑल्सो वेरी लो एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल लेवल। The vast rain-fed areas of the country product, particularly dry lands which mostly grow coarse cereals, pulses and oilseed have low yield। तो वो एरिया जहाँ पे ये उगाते हैं ना हम लोग जौवर, बाजरा, पल्सेस, ऑयलसीड, यहाँ पे भी जो यील्ड है ना वो कम है, ठीक है। कॉन्स्टेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इन डेप्थनेस। फार्मर्स जो अच्छी फार्मिंग करना चाहिए उन पे कई बार रिसोर्स नहीं होती, पैसा नहीं होता, फिर उनको डेप भी जब लेना होता है यानी कि उन्हें कर्जा चाहिए तो वो बैंक से नहीं जाते हैं, मनी लेंडर्स पे चले जाते हैं और वो और बुरे फंस जाते हैं। ये प्रॉब्लम हो गई। फोर्थ प्रॉब्लम है हमारी लैक ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जैसे कि आपको पता है ब्रिटिशर के ज़माने में अलग अलग लैंड रेवेन्यू सिस्टम बने हुए थे, ज़मींदारी सिस्टम था, महलवारी था, रायतवाड़ी सिस्टम था। आफ्टर द इंडिपेंडेंस हमने लैंड रिफॉर्म्स करे कि ये सब कुछ नहीं रहेंगे, बट उनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हुआ था। फिफ्थ प्रॉब्लम है स्मॉल फार्म साइज एंड फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। तो क्योंकि धीरे धीरे आज के समय में जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर नहीं है, न्यूक्लियर फैमिली स्ट्रक्चर है, तो लोगों का जो लैंड है ना फार्म का वो बंटवारे होते जा रहे हैं, खेतों के बंटवारे होते जा रहे हैं और बहुत स्मॉल लैंड साइज है पर्टिकुलरली ज़्यादातर फार्मर्स के पास में। इस वजह से जो है हमारे जो है आउटपुट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। साइज के लैंड होते हैं फिर वो सही नहीं है फार्मिंग के लिए। लास्ट आता है हमारा लैक ऑफ कम्युनिकेशन। अ लार्ज नंबर ऑफ फार्म प्रोड्यूस क्रॉप्स फॉर सेल्फ कंजप्शन। बहुत सारे हमारे ऐसे फार्मर्स हैं जो क्रॉप्स उगाते हैं सिर्फ खुद की कंजम्पशन के लिए। दीज फार्मर्स डू नॉट हैव एनफ लैंड, या तो उनके पास एनफ लैंड नहीं है या रिसोर्सेज नहीं है जिससे वो वहाँ पे अच्छे से फार्मिंग कर पाए। मोस्ट ऑफ द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ग्रो फूड ग्रेन उगाते हैं जो उनकी फैमिली में ही वो कंज्यूम कर लेते हैं। मॉडर्नाइजेशन एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हैव हाउएवर टेकन प्लेस इन द इरीगेटेड एरियाज। तो इरीगेटेड एरियाज में तो पहुंच चुका है मॉडर्नाइजेशन, बट काफ़ी जगहों तक नहीं पहुंचा। नेक्स्ट आया हमारा मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट। तो जैसे कि आपको पता है कि जो है हमारा अनएग्रीगेटेड ट्रैक्स में यानी कि जहाँ बारिशों पे डिपेंड होता है हमारा जो है एग्रीकल्चर, तो वहाँ पे जब जिस समय पे सीजनल एग्रीकल्चर हो जाता है यहाँ पे कि जिस समय पे फसल लग गई है और आप बारिश का वेट कर रहे हो, साल में एक ही बार क्रॉप उगाई जा रही है, तो इस वजह से सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है 4 से 8 महीने की। इवन इन क्रॉपिंग सीजन वर्क इज़ नॉट अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर काम नहीं होता। इस वजह से बहुत सारे लोग जो एग्रीकल्चर में एंगेज होते हैं वो आधे से ज़्यादा साल तो जो है वो अंडर एम्प्लॉयड होते हैं कि भाई है तो सही, काम तो है एग्रीकल्चर में, बट उससे भी उनको इनकम नहीं मिल पाती है फिर, क्योंकि पूरा साल में रेन पे डिपेंडेंट है, एक ही बार फसल उग रही है, तो इस वजह से वो
जो है अनएम्प्लॉयड या अंडर एम्प्लॉयड रह जाते हैं। डिग्रेडेशन ऑफ कल्टिवेबल लैंड, इससे भी हमारा एग्रीकल्चर का बहुत लॉस हो रहा है, क्योंकि आज के समय में बहुत सारा लैंड ऐसा है जो नमकीन हो गया, अल्कलाइन हो गया, सेलाइन हो गया, वाटर लॉजिंग, वहाँ बाढ़ आ गई, पानी फंसा पड़ा है, एक्सेस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स की वजह से खराब हो रहा है, डिस्पर्सन ऑफ लेग्यूमियस क्रॉप्स फ्रॉम द क्रॉपिंग पैटर्न, अब हम लेग्यूम्स उगा नहीं रहे जो नाइट्रोजन फिक्स करे ज़्यादा, ठीक है। फैलो लैंड का जो हमारा रोकने का उसको पीरियड होता है वो हमने कम कर दिया है, क्योंकि हमने क्या सोचा, वैसे ज़रूरी है फैलो लैंड होना कि एक साल आप लैंड को लीव करो फिर करना क्रॉपिंग, बट क्या करना है अब हमें मल्टीपल क्रॉपिंग हम कर रहे हैं क्योंकि हमें प्रेशर है पॉपुलेशन का, तो इसलिए लैंड की प्रोडक्टिविटी खराब हो रही है। दिस हैज़ ऑब्लिटरेटेड द प्रोसेस ऑफ नेचुरल फर्टिलाइजेशन सच एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो अगर एक लैंड होता है उसको अगर आप छोड़ दोगे तो वो अपने आप को फिक्स करेगा, अपने आप ठीक करेगा, फिर तुम दोबारा खेती कर लो, बट हम उसे वो टाइम ही नहीं दे रहे हैं। रेन फेड एरियाज इन ह्यूमिड एंड सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ऑल्सो एक्सपीरियंस डिग्रेडेशन ऑफ सेवरल टाइप्स लाइक सॉइल इरोजन। जहाँ ज़्यादा पानी आता है वहाँ सॉइल इरोजन हो जाता है, विंड इरोजन हो जाता है, इसकी वजह से जो है कई बार ये ह्यूमन की वजह से भी होता है, इसकी वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर है उसकी प्रोडक्टिविटी लो हो रही है। तो विद दिस हमारा एग्रीकल्चर वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। ये 5-6 पॉइंट्स है हमारे लो प्रोडक्टिव ऑफ एग्रीकल्चर के। अब मैंने इस चैप्टर के बड़े बेहतरीन से नोट्स बना दिए, वो मेरी इंस्टाग्राम आईडी से जाके आप चेक कर लो, क्योंकि इस चैप्टर में काफ़ी कुछ लर्निंग का है, तो वो आराम से आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, रट्टाफिकेशन नहीं करना पड़ेगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।